पिछली रात को आए शर्मनाक सपने के कारण जूनेनियन ने जिनयू की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। वह बहुत कम बोली और कार में बैठी सामने की ओर देखती रही। उसके हाथ घुटनों पर टिके हुए थे, पैर आपस में सटे हुए थे, मानो कोई स्कूली बच्चा कक्षा में हो। जिनयू ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे का एक हिस्सा पीला और शुद्ध था, जैसे कि जैड। उसकी दृष्टि असाधारण रूप से तेज थी, इसलिए नज़दीक से देखने पर भी वह उसके चेहरे पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों को नहीं देख सका। उसकी आंखों का गहरा कालापन स्याही की तरह गहरा था। स्टीयरिंग व्हील को पकड़े हुए उसका हाथ और कस गया। वह अचानक झुक गया। जूनेनियन का शरीर जिनयू की अचानक निकटता के प्रतिरोध में तनावग्रस्त हो गया। आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि वह बहुत करीब था, उसे अपना सिर पीछे झुकाना पड़ा। उस दिन उसने एक सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी जिसके बटन ऊपर तक लगे हुए थे। केवल उसकी पतली पीली हंस जैसी गर्दन ही दिखाई दे रही थी। फिर भी ये जिनयू की आंखों में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त था। वह जितना उसके करीब गया उतना ही जिनयू को एक समस्या का एहसास हुआ। उसमें सिर से पैर तक एक भी दोष नहीं था। वह जितना अधिक देखता वह उतनी ही अधिक सुंदर लगती। सीट बेल्ट, जैसा कि जिनयू ने कहा, उसकी लंबी बांह सीट बेल्ट बांधने के लिए उसके चारों ओर पहुंच गई। उसकी अभिव्यक्ति में कोई कमी नहीं थी। जूनेनियन ने चुपचाप राहत की सांस ली, यह महसूस करते हुए कि जिनयू पुरुषों और महिलाओं के बीच उचित दूरी बनाए रखने में असमर्थ है। उसने महसूस किया कि जिनयू को याद दिलाना आवश्यक था। वह जिनयू अपनी ड्राइविंग पोजीशन पर वापस आ गया और डिपार्टमेंटल स्टोर की ओर चल पड़ा। उसकी सुस्त कर्कश आवाज़ ने जूनेनियन की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। उसने अवचेतन रूप से अपनी बाहों को गले लगाया और उन्हें रगड़ा। उसके चेहरे पर एक अप्राकृतिक गुलाबी रंग उभर आया। क्या तुम भविष्य में मेरे बहुत करीब नहीं आ सकते? जूनेनियन ने अपने निचले होंठ को काटा। मुझे पता है कि तुम एक पुरुष हो और अन्य पुरुषों के आसपास रहने से शायद तुम थोड़े लापरवाह हो गए हो, लेकिन अपने वाक्य के अंत में जूनेनियन को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा का तापमान काफ़ी गिर गया हो, जिससे वह कांपने लगी। फिर उसने आगे कहा, खैर, भविष्य में मेरे ज़्यादा करीब मत आना, समझे? मेरा ये कहने का मतलब यह नहीं है कि मैं आपको घृणित मानता हूँ, बिल्कुल नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि हमें पुरुषों और महिलाओं के बीच के अंतर को देखते हुए उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। अपना भाषण समाप्त करने के बाद जूनेनियन को लगा कि उनका लहजा काफ़ी सौम्य था और उनका किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि जिनयू ने उसकी लंबी व्याख्या पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसने भ्रम में अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। जिनयू गंभीरता से गाड़ी चला रहा था, दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखे हुए। वह सफ़ेद शर्ट पहने हुए था जिसकी आस्तीनें उसकी बाहों के ठीक ऊपर तक चढ़ी हुई थीं। जिनयू के पूरे शरीर से शक्ति और ताकत का एहसास झलक रहा था। यद्यपि उनकी बाहों में मांसपेशियां नहीं थीं, फिर भी वे ठोस और ताकत से भरपूर प्रतीत होती थीं। ये सोचकर कि जिनयू ने उसे नहीं सुना होगा क्योंकि वह गाड़ी चलाने पर ध्यान दे रहा था, उसने अनिश्चितता के साथ पुकारा, जिनयू। मैं समझ गया, उसने भावशून्य उत्तर दिया, बिना उसकी ओर देखे। उसका चेहरा तनावग्रस्त था और उससे एक ठंडी अलग थलग आभा निकल रही थी। जूनेनियन को जिनयू में कुछ भी असामान्य नहीं लगा, क्योंकि उसकी नज़र में वह हमेशा से एक अप्रत्याशित व्यक्ति रहा था। जब उसने बिना किसी आपत्ति के उसकी बात मान ली तो जूनेनियन को राहत महसूस हुई। अपने दिल के बोझ से मुक्त होने के बाद जूनेनियन को खुशी से संतुष्टि महसूस हुई और उसने खुद को जिनयू के साथ बातचीत जारी रखने के मूड में पाया। अरे, क्या तुम्हें 10 दिन या आधे महीने के लिए बाहर नहीं रहना था? आप कुछ ही दिनों बाद वापस कैसे आ गए? अपने मन में चल रहे विचार को सुलझा लेने के बाद जूनेनियन की आवाज़ में एक अनैच्छिक प्रसन्नता थी, जो कार में पहली बार बैठने के समय की तुलना में कहीं अधिक सहज थी। यद्यपि जिनयू ने उसकी ओर मुड़कर नहीं देखा, फिर भी वह रियरव्यू मिरर में उसकी प्रसन्न मुस्कान देख सकता था। एक क्षण के लिए उसे अपने हृदय में रुकावट का एहसास हुआ। क्या वह अब भी उसे इतना नापसंद करती है? मैं अपना काम निपटाकर वापस आया हूँ, उसने धीमी और अलग आवाज़ में कहा। जूनेनियन ने ओह कहकर जवाब दिया और फिर बेबाकी से पूछा, आप कब जा रहे हैं? जिनयू ने भौहें चढ़ाईं और कार को रोककर डिपार्टमेंटल स्टोर के ठीक बाहर रुक गया। बाहर जा रही हो? उसने उस पर भौहें चढ़ाईं। कहाँ से? जिनयू ने अपने दिल में गुस्से को दबा दिया, अपनी आवाज़ को संतुलित रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह अविश्वसनीय रूप से उदासीन ही रहा। जूनेनियन ने असमंजस में पलकें झपकाईं। क्या आपने नहीं कहा था कि एक बार चिकियाँ वापस आ जाए तो आप बाहर चले जाएंगे? ये देखकर कि वह वास्तव में वही कह रही थी जिसका उसे डर था, पुराने खून का एक उछाल जिनयू की छाती पर दबाव डालने लगा, ऊपर की ओर बढ़ने लगा और उसके गले में घुटन होने लगी। वह ऊपर या नीचे जाने में असमर्थ था। अगर मुझे ठीक से याद है तो वह मेरा घर है। उसकी निगाहें बेहद ठंडी थीं। जूनेनियन को अचानक लगा कि जिनयू कुछ समझ से परे है, जबकि यह स्पष्ट था कि उसने ही कहा था कि वह हमेशा के लिए वहां नहीं रहेगा। यदि उसने शुरू से ही यह नहीं कहा होता कि वह घर छोड़ देगा, तो वह भी उसके घर पर नहीं रुकती।
इसके अलावा वह मुफ्त में नहीं रह रही थी, क्या वह उसके लिए पैसे नहीं कमा रही थी? उसके शब्दों से ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह मोटी चमड़ी वाली और बेशर्म है, उसके घर में रह रही है और उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। यद्यपि शू नेनियन को उसके असंगत बयानों से असहजता महसूस हुई, लेकिन यह वास्तव में उसका घर था और वह अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकती थी और उसे भगा नहीं सकती थी। कुछ सोचकर उसने शांत भाव से कहा, तो फिर मुझे दुकान का कामकाज ठीक करने के लिए कुछ दिन दीजिए। मैं कुछ दिनों में नई जगह तलाश लूंगा। उसकी कोमल आवाज कानों को सुखद लग रही थी, लेकिन इसने जिनयू के सीने में क्रोध को चरम सीमा तक भड़का दिया, जो लगभग फटने ही वाला था। अंततः उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे दबा दिया। तुम्हें हिलने की जरूरत नहीं है, उसने भारी आवाज में कहा। मैं तुम्हें आत्मरक्षा की तकनीक सिखाने के बाद चला जाऊंगा। जू नेनियन, यह मूलतः कुछ भी नहीं कह रहा है, कौन जानता है कि आत्मरक्षा तकनीक सिखाने में कितना समय लगेगा। असहज महसूस करते हुए जू नेनियन ने अपना कान खुजलाया, यह महसूस करते हुए कि जिनयू का मूड खराब है, और उसने आगे बात न करने का फैसला किया। उसने अपना सिर नीचे किया और धीरे से सहमति जताते हुए कहा, ठीक है। उसकी आवाज़ कुछ अनिच्छुक लग रही थी, जिससे जिनयू का दिल बैठ गया। वह कुछ ही दिनों के लिए बाहर गया था और फिर भी वह अचानक उससे इतनी विमुख हो गई। नहीं, ऐसा लगता था कि उसे हर समय उसकी नज़र में रहने की ज़रूरत थी। डिपार्टमेंटल स्टोर पर जिनयू पूरे समय उसके पीछे पीछे चलता रहा, उसकी खरीदी हुई चीज़ें लेकर। जू नेनियन ने सूप बनाने के लिए 2 बर्तन और एक बड़ा फ्राइंग पैन खरीदा। उसने एक कटिंग बोर्ड, एक रसोई का चाकू और अन्य कई रसोई के बर्तन भी खरीदे, लगभग वह सब कुछ जो उसे चाहिए था। वहाँ इतनी सारी चीज़ें थीं कि जिनयू को सब कुछ कार में रखने के लिए 3 चक्कर लगाने पड़े। इसके बाद वे विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री खरीदने के लिए सुबह के बाजार गए। उसने आटा और नूडल्स भी खरीदे और आटे से अपना आटा बनाने की योजना बनाई, क्योंकि यह अधिक स्वादिष्ट और चबाने योग्य होगा। जब तक उन्होंने सब कुछ खरीद लिया, तब तक दोपहर हो चुकी थी। कुल मिलाकर उसने लगभग 150 युआन खर्च किए थे। उसके पास पहले से ही 300 युआन बचे थे और 2000 लियुएसू को बेचकर उसने 600 युआन कमाए थे। आज इन वस्तुओं को खरीदने के बाद उसके पास केवल 750 युआन बचे। दूसरों की नज़र में 750 युआन पहले से ही कई वर्षों की बचत के बराबर था। कुछ परिवारों में, जहां केवल एक व्यक्ति काम करता है और वेतन लगभग 30 युआन है, गुजारा करना मुश्किल होता है। खर्चों के बाद इतनी राशि बचाने में 5 से 6 साल लग सकते हैं। जिनयू को लगता था कि जू नेनियन पैसा कमाने में विशेष रूप से माहिर है। अकेले लियुएसू की बिक्री से वह बहुत कुछ कमा सकती थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह एक रेस्तरां क्यों खोलना चाहती है और खुद को इतना थका क्यों लेना चाहती है। जू नेनियन को केवल थोड़े समय से जानने के कारण जिनयू ने उसके चरित्र को मोटे तौर पर समझ लिया था। वह दूसरों का फायदा उठाना पसंद नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने भुगतान करने की पेशकश नहीं की। यदि वह ऐसा करता भी तो वह इसे स्वीकार नहीं करती, तो फिर परेशान क्यों होना। जिनयू पूरे रास्ते चुप रही। जब वह कुछ खरीद रही थी, तभी उसने कहा, मुझे दे दो। उसकी खरीदी हुई चीज़ें ले जाने के बाद उसने और कुछ नहीं कहा। लेकिन वह हमेशा से कम बोलने वाला व्यक्ति था, इसलिए शू नेनियन ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। कार में बैठने के बाद जू नेनियन ने कहा, चलो दुकान पर चलते हैं, हम ये चीज़ें वहाँ रखेंगे। उसकी बातें सुनकर जिनयू ने तुरंत कार घुमा ली और डाक्सिंग स्ट्रीट की ओर चला गया। जब वे दुकान पर पहुंचे तो जिनयू ने बिना कुछ कहे चुपचाप रसोई में सामान रखना शुरू कर दिया। जू नेनियन ने उलझन में अपना सिर खुजलाया। अब दोपहर हो चुकी थी और धूप कड़ी थी। बाहर खड़े होकर जू नेनियन ने आंखें तिरछी करके दुकान के अंदर देखा। अचानक उसके कंधे पर हल्के से थपथपाया गया और एक खुशनुमा मधुर आवाज में कहा गया, न्यानियन। जू नेनियन ने मुड़कर गंगजी का चमकता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा, जिससे उसका मूड भी खुशनुमा हो गया। वह मीठी मुस्कान के साथ बोली, गांगजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? गंगजी के चेहरे पर 2 छोटे छोटे गड्ढे थे जो उसकी मुस्कान को विशेष रूप से आकर्षक बनाते थे। उसकी संक्रामक मुस्कान को देखकर ही दूसरों को अच्छा महसूस होता था। वह एक साफ सुथरा युवक था। जिनयू, आटे का एक थैला लेकर जो फट गया था और उसके ऊपर बिखर गया था, उनके बीच मुस्कुराहट के इस मधुर और स्नेहपूर्ण आदान प्रदान को देखने के लिए बाहर आया। एक पल के लिए जिनयू को अपनी छाती में जकड़न महसूस हुई। क्या यही कारण था कि वह अचानक उससे विमुख हो गई थी? हालांकि वह जानता था कि उसे उसके जीवन में हस्तक्षेप करने या आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी जिनयू के भीतर की बेचैनी को दबाना मुश्किल था। जू नेनियन के मुंह के कोने पर मुस्कान सख्त हो गई। धिक्कार है जिनयू पर, उसने उसे कई बार बताया कि वह जियाओ जियाओ के नाम से नहीं जाती। वह झुंझलाहट में उसे घूरने के लिए मुड़ी, लेकिन इससे पहले कि वह डांटना शुरू कर पाती, उसकी नज़र उसके सफ़ेद हो चुके चेहरे पर पड़ गई। फफ अपनी हंसी को रोकने में असमर्थ, जू नेनियन की आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं, उसकी लंबी पलकें फड़फड़ाने लगीं।
जिनयू ये दृश्य देखकर कुछ हद तक स्तब्ध रह गया। जू नैनियन हंसे और पास आकर उन्हें एक रेशमी रूमाल देते हुए बोले, लो इसे पोंछ दो। जिनयू ने अपने होंठ भींच लिए, वह चाहता था कि वह उसके लिए पोंछे। उसके होंठ कई बार हिले, लेकिन अंत में उसने यह बात जोर से नहीं कही। जैसे ही उसने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक उसके माथे पर एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। यह उसके रुमाल का स्पर्श था। चेहरे पर अभी भी मुस्कान लिए, जू नैनियन ने उसके चेहरे से सफ़ेद पाउडर पोंछने में उसकी मदद की। तुम इतने धीमे क्यों हो? तुम आमतौर पर काफ़ी कुशल होते हो, है ना? अपना आधा उठा हुआ हाथ नीचे रखते हुए जिनयू उसके लिए काम आसान करने हेतु आधा झुक गया। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। दरवाजे के बाहर खड़े गंगजी ने यह दृश्य देखा और पूछा, नियानियन, ये कौन है? ओह, वह तो मैं उसका मंगेतर हूँ, जिनयू ने बीच में कहा। जू नैनियन, यदि यह फर्जी था तो इसे प्रसारित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। देर सवेर वे सगाई तोड़ देंगे, तो फिर सबको इसकी जानकारी क्यों दी जाए? ये सुनकर गंगजी की आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। जू नैनियन पहले तो समझाना चाहती थी, लेकिन गंगजी की आंखों में निराशा देखकर वह चुप हो गई। गंगजी को शायद वह पसंद थी। हालांकि वह सोचती थी कि गंगजी अच्छा है, लेकिन उसके प्रति उसकी कोई और भावना नहीं थी। यदि उसे कोई पसंद नहीं आता था, तो वह उसे आशा नहीं देती थी। यह उसका स्थायी दृष्टिकोण था। इसलिए उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और चुपचाप जिनयू की बात स्वीकार कर ली। जिनयू ने जू नैनियन की झिझक पर ध्यान दिया। उसी क्षण सारा अच्छा मूड एक झटके में गायब हो गया। मैं ये काम खुद कर सकता हूँ। उसने रेशमी रुमाल ले लिया। जैसे ही वह सामान को कार में रखने के लिए गंगजी के पास से गुजरा, उसके चेहरे पर ठंडक छा गई। गंगजी ने जू नैनियन की ओर देखा। उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से निराशा थी और उसने असहजता से अपना सिर खुजलाया। तो अब तुम्हारा मंगेतर है? जू नैनियन का स्वर सामान्य था। वह अभी भी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसने गंगजी की बेचैनी पर ध्यान नहीं दिया हो। हाँ, हमारी सगाई हो गई है। उसके शब्दों को सुनकर गंगजी की आंखों में गहरी उदासी छा गई। मुझे कुछ और काम है, इसलिए मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं अब वापस चलता हूँ। ठीक है, अलविदा। जू नैनियन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर हाथ हिलाया और उसकी पीछे हटी हुई आकृति को घूरने लगी। लोग वास्तव में दृश्य प्राणी हैं। पिछले जन्म में समान व्यक्तित्व होने और ज्यादा बुरी न दिखने के बावजूद उसे पहली नज़र में ही प्यार करने वाले इतने प्रशंसक क्यों नहीं मिले? वह गंगजी से केवल 3 बार मिली है और वह पहले ही उसे पसंद करने लगा है। तस्क तस्क। लेकिन दिखावे के आधार पर निर्णय लेने के लिए दूसरों को दोष देने का उसे कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि दिखावे से प्रभावित लोगों में वह शीर्ष पर थी। यदि जिनयू का आकर्षण न होता तो जबरदस्ती करने से वह केवल परेशान होती। उसे ऐसा महसूस नहीं होता कि उसने कुछ खोया है। यदि वह बेहोशी की हालत में पीले दांतों और मोटे शरीर वाला कोई बदबूदार आदमी होता, तो शायद तब तक वह उसे एक बड़े पत्थर से कुचलकर मार चुकी होती। उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि हत्या गैरकानूनी है या नहीं। तस्क तस्क तस्क। यह एक बीमारी है जिसका इलाज होना चाहिए। वह अब जिनयू के चेहरे पर फिदा नहीं हो सकती। आखिरकार कोई तो है जिसकी वह परवाह करता है। हर दिन उसके साथ इतना सुंदर आदमी होने और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के कारण समय के साथ उसके लिए अपने दिल को रोकना कठिन हो जाएगा, जो फूट पड़ने के लिए तड़प रहा है। जू नैनियन इस बात से अनजान थी कि गंगजी की पीठ को देखते हुए उसकी विचारशील अभिव्यक्ति जिनयू की आंखों में पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे अलग नहीं हो सकती। इसे सहन नहीं कर सकते? ईर्ष्या के साथ जिसे वह दबा नहीं सका, जिनयू ने अंततः पूछा। जब जिनयू ने यह कहा, वह जू नैनियन के पीछे खड़ा था। उसकी आवाज़ अचानक बंद हो गई, जिससे वह चौंक गई। अपने धड़कते दिल को थपथपाते हुए जू नैनियन ने गहरी सांस ली। तुम इतनी शांति से क्यों चल रही हो? इससे मैं बहुत डर गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप बहुत अधिक केंद्रित थे। जू नैनियन ने इसे दिल पर नहीं लिया और समझाने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उसने उससे पूछा, क्या तुमने सब कुछ हटा दिया है? जिनयू ने अपने होंठ एक साथ दबाए। मैंने इसे खुद हिलाया। ऐसा कहकर वह मुड़ा, कार से सारा सामान जमीन पर उतारा और गाड़ी चलाकर चला गया। जू नैनियन दुकान के सामने अस्तव्यस्त खड़ा था। अचानक उसे क्या हो गया? वह वही था जिसने उसे हिलाने पर जोर दिया था। उसे एक उंगली भी नहीं उठाने दी थी और अब अचानक उसका चेहरा उदास हो गया है और उसने सब कुछ उस पर छोड़ दिया है। अपने परिवार का चावल खाया। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वह तो पहले ही जा चुका है और मुझे अभी भी सामान स्वयं ही ले जाना है। जू नैनियन ने अपनी स्कर्ट उठाए और आगे बढ़ी। जैसे ही वह नीचे झुकी, अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे उसके बाल उड़ गए और उसके चेहरे पर धुआं छिड़क दिया। जू नैनियन। जिनयू कार से बाहर निकला, चुपचाप उसके पास गया और उसके हाथों से सामान ले लिया। जू नैनियन इतना क्रोधित थी कि वह फट पड़ी। धिक्कार है, ये कहना कि तुम चलोगे और फिर बस चलोगे, ये कहना कि तुम जाओगे और बस चले जाओगे। उसके चेहरे पर धुआं छिड़कना और फिर इतना ऊंचा और शक्तिशाली अभिनय करना, मानो मैं दयावश तुम्हारी मदद कर रहा हूँ।
तुम्हें पता है, वह भी गुस्सैल स्वभाव की है। कोई ज़रूरत नहीं, मैं ये खुद कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जू नेनियन ने गुस्से में उसे वापस छीन लिया। जिन्यू वहीं खड़ा होकर उसके तनावग्रस्त चेहरे को देख रहा था, जब वह चीज़ें उठाने के लिए झुकी हुई थी और चाह रहा था कि काश वह अपने चेहरे पर थप्पड़ मार पाता। वह अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने में कैसे विफल हो सकता था। मैं कर देता हूँ, उसकी बाँह पकड़कर और उसे बलपूर्वक ऊपर खींचते हुए जिन्यू नीचे झुका और तेजी से सभी सामान उठाकर दुकान की ओर चल दिया। जू नेनियन वहाँ खड़ा था। उसे अचानक लगा कि जिन्यू का दिमाग ठीक नहीं है। जिन्यू बहुत चिंतित था। सामान ले जाते समय उसकी उंगली नए खरीदे गए रसोई के चाकू से कट गई। उसके लिए इतनी छोटी सी चोट भी गुदगुदी के समान थी। जिन्यू ने पलक तक नहीं झपकाए, हालांकि खून काफी बह रहा था, जिससे उसकी पूरी उंगली भीग गई थी। बाहर निकलते समय उसने भौहें चढ़ाईं और जू नेनियन से पूछा, क्या आपके पास स्कार्फ है? जैसे ही जू नेनियन नहीं कहकर जवाब देने वाला था, उसने ऊपर देखा और उसकी खून बह रही उंगली देखी। वह उत्सुकता से दौड़कर आई। तुमने ये कैसे किया? उसकी चिंता में भौहें सिकोड़ते देख जिन्यू के सीने में ईर्ष्या और गुस्सा गायब हो गया और उसकी गहरी आंखें एक दुर्लभ क्षण के लिए हंसी से नर्म हो गईं। रसोई के चाकू से कट गया एक छोटा सा घाव। ये ठीक है, और आप इसे मामूली कट कहते हैं? जू नेनियन ने उसे गुस्से से घूरा। वह अपने शरीर के प्रति इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? उसके पास जो एकमात्र स्कार्फ था, उसका उपयोग उसके चेहरे से सफ़ेद आटा पोंछने के लिए किया गया था, जो गंदा हो गया था, और निश्चित रूप से उसके घाव पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था। जू नेनियन ने बस उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी आस्तीन से उसे साफ कर दिया। जिन्यू को उम्मीद नहीं थी कि वह इसे पोंछने के लिए अपने कपड़े का उपयोग करेगी और वह उसके इस कृत्य से क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसके चिंतित व्यवहार ने अचानक उसके दिल को गर्म कर दिया। मैं ठीक हूँ, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज़ कुछ धीमी हो गई। यद्यपि उसने ऐसा कहा, लेकिन जिन्यू ने अपना हाथ वापस नहीं खींचा, बल्कि उसे पकड़ने दिया। उसके चेहरे की मुस्कान छिपाई नहीं जा सकी। जू नेनियन ने उसका खून पोंछने के लिए अपना सिर झुकाया और स्वाभाविक रूप से उसके चेहरे पर कोमल मुस्कान नहीं देखी। उसकी बातें सुनकर जू नेनियन ने गुस्से से कहा, इतना खून बहते हुए ये कैसे ठीक हो सकता है? जैसे ही उसने ये कहा, उसने उसके हाथ से खून पोंछना समाप्त कर दिया, जिससे घाव दिखाई देने लगा। ये लगभग एक नाखून जितना लंबा और काफ़ी गहरा है, लेकिन बहुत गंभीर नहीं है। उसके बाकी शब्द गले में ही अटक गए और शू नेनियन के चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने शायद ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया दे दी थी। उसकी आस्तीन पर लगे खून के निशान उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसने झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। उसकी घबराहट भरी चिंता से लेकर शर्मिंदगी भरी शर्म तक, उसके सभी भाव जिन्यू की निगाहों में कैद हो गए। जिन्यू का मूड अचानक बहुत अच्छा हो गया। उसने बेपरवाह होने का नाटक करते हुए पूछा, अभी वह आदमी कौन था? उसकी उंगलियों के अचानक छूट जाने से उसकी प्रतिक्रिया बढ़ गई। होश में आने पर शू नेनियन को एहसास हुआ कि यह बहुत जानबूझकर किया गया था और यह विषय बदलने का एक अवसर था। उसका प्रश्न सुनकर उसने जल्दी से समझाया, वह बड़ई का बेटा है, उसने पहले भी कई बार सामान पहुंचाने में मदद की है। जिन्यू ने बेपरवाही से पूछना जारी रखा, क्या तुम्हें वह पसंद है? हो, जू नेनियन हैरान था। वह ऐसा क्यों पूछेगा? क्या उसने गंगजी को पसंद करने का कोई संकेत दिया था? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? जिन्यू ने अपने होंठ ऊपर उठाए। यदि आप उसे पसंद करती हैं, तो आप हमारी सगाई जल्दी समाप्त कर सकती हैं। आखिरकार यह एक दिखावा है। जू नेनियन ने अभी अभी अपनी दुकान खोली थी और ऐसे महत्वपूर्ण समय पर सगाई समाप्त करने का मतलब था न केवल व्यवसाय का प्रबंधन करना, बल्कि घर पर रिश्तेदारों की झिड़कियों से भी निपटना। यान कुइहुआ के रोते हुए चेहरे के बारे में सोचकर ही जू नेनियन अनायास ही काम उठी। कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे वह पसंद नहीं, उसने जल्दी से स्पष्ट किया। ये सुनकर जिन्यू के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। जू नेनियन को अचानक लगा कि उसने बहुत उत्सुकता से जवाब दिया है। उसे चिंता हुई कि जिन्यू ये सोच सकता है कि वह उससे चिपके रहने के लिए दृढ़ है, और जल्दी से कहा, लेकिन ये ठीक है अगर आप इसे पहले समाप्त करना चाहते हैं। बस कह दीजिए और मैं आपके साथ समन्वय करने के लिए समय निकाल लूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। जिन्यू को गुस्सा आया, मानो उसने कोई पत्थर उठाया हो और उसे अपने ही पैर पर गिराना चाहता हो। उसने दांत भींचकर दो शब्द कहे, कोई ज़रूरत नहीं है। जू नेनियन ने अनुमान लगाया कि वह परेशान था क्योंकि उसे अपने प्रिय का पता नहीं चला था, और उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, हमारी सगाई ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी। निहित सांत्वना, आपको अपना सच्चा प्यार जल्द ही मिल जाएगा। फिर भी जिन्यू ने जो सुना उसका आशय ये था, मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा देर तक नहीं उलझूंगा। उसकी पतली उंगलियां मुड़ी हुई थीं। उसकी भौहों के बीच दर्द वाले स्थान पर मालिश करते हुए उसने कर्कश आवाज में पुकारा, जिन्यू। किसी ने जवाब नहीं दिया, तो जिन रुयांग ने फिर पुकारा, जिन्यू। अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं।
जिन रुयांग धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसने देखा कि वह फर्श पर बैठा है और उसका माथा धड़क रहा है। हृदयहीन वह ठंडे पानी से नहाने के लिए अपने कपड़े लेकर बाथरूम में गया, कपड़े पहने और एक दराज खोला जिसमें बिना प्रिस्क्रिप्शन लेंस वाले 1 दर्जन से अधिक सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे रखे थे। उसकी पतली उंगली ने एक जोड़ी उठाए और उन्हें पहन लिया। उसके कॉलर का एक हिस्सा ऊपर की ओर निकला हुआ था। उसने भौहें सिकुड़ी और उसे नीचे दबाया, फिर वह बिना घबराए कमरे से बाहर चला गया। जू कियांग ने कल रात जागकर एक हार्दिक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी सारी साहित्यिक कुशलता का उपयोग एक बात व्यक्त करने के लिए किया, जू नेनियन से अनुरोध करना कि वह उसे कुछ लियोएसू भेजें। जैसे ही वह बाहर जाकर पत्र भेजने वाला था, उसने जिन रुयांग को देखा और प्रसन्नतापूर्वक कहा, चचेरे भाई आप अभी उठे हैं। दोपहर के 3 बज चुके थे और जिन रुयांग अभी अभी उठे थे। उन्होंने बिना किसी प्रतिबद्धता के हम कहा। उनकी आड़ू के फूल जैसी आंखें चश्मे के पीछे छिप गईं, उनका शरारती आकर्षण खत्म हो गया और उनमें विद्वानों जैसी शालीनता आ गई। जिनयू कहाँ है, मेरा बड़ा चचेरा भाई? जू कियांग हैरान दिख रहा था, क्या वह तुम्हारे साथ नहीं था? मैंने उसे पूरे दिन नहीं देखा। दादाजी ने आज सुबह नाश्ते के समय उसके बारे में पूछा, लेकिन वह अपने कमरे में नहीं था। ये सुनकर जिन रुयांग ने कहा, अपना काम करो। ऐसा लग रहा था कि जिनयू वापस चला गया था। ठीक है चचेरे भाई, मैं पत्र भेजने जा रहा हूँ। पत्र भेज रहे हो? जिन रुयांग ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम किसे पत्र लिख रहे हो? जू कियांग ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, मैं अपनी भाभी को पत्र लिख रहा हूँ, उनसे कुछ उपहार भेजने का अनुरोध कर रहा हूँ। इससे रुइबिंग और अन्य लोग ईर्ष्यालु हो जाएंगे और वे मेरी बात पर विश्वास न करने के कारण गलत साबित हो जाएंगे। जिन रुयांग मुस्कुराया, क्या ये वास्तव में इतना स्वादिष्ट है? अरे चचेरे भाई, मैं तुम्हें बता दूं, इसमें संदेह मत करो। एक बार कोशिश करने पर तुम्हें पता चल जाएगा, जू कियांग ने प्रसन्नता से कहा। जू कियांग परिवार में सबसे ज्यादा खाने का शौकीन था और यह कोई रहस्य नहीं था। भोजन के मामले में वह सबसे अधिक समझदार थे। यदि वह कहते कि कोई चीज़ स्वादिष्ट है, तो शायद वह निराश नहीं करती थी। इसके बारे में सोचते हुए जिन रुयांग अचानक जिन यू की मंगेतर के बारे में बहुत उत्सुक हो गया। जू कियांग की पाककला की कुशलताएं, जिन्हें वे भूल नहीं पाए, असाधारण ही होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने जीवित हिजड़े जिन यू को मोहित कर लिया तथा उसकी कुछ सांसारिक इच्छाएं जागृत हो गईं। वह किस प्रकार की महिला थी? ऐसा लग रहा था कि उसे उससे मिलने के लिए कुछ समय निकालना होगा। जू नेनियन ने फिर से छींक दी। आशा है कि उसे सर्दी जुकाम नहीं हुआ होगा। वह इन दिनों इतनी छींकें क्यों ले रही थी? दुकान कल खुलेगी और जू नेनियन को अभी भी तैयारियां करनी हैं। सबसे पहले उसे नूडल्स के लिए शोरबा पहले से तैयार करना था। नूडल्स के मामले में शोरबे की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है, साथ ही मसाला भी। मसाले के लिए वह बटर सॉस का उपयोग करती थी, लेकिन शोरबे के लिए उसे एक रात पहले धीमी आंच पर पकाना पड़ता था। पिछले जन्म में उसका गुप्त शोरबा बहुत स्वादिष्ट था। उसने शोरबे को उबालने के लिए नदी के पानी का उपयोग करने की योजना बनाई और देखा कि क्या इसका प्रभाव दोगुना हो जाएगा। रात के खाने के बाद ही उसने शोरबा बनाना शुरू किया। जिन यू और जू जिकियांग मदद करना चाहते थे, लेकिन जू नेनियन ने उन्हें बाहर भगा दिया। मजाक को छोड़ दे तो वह उनके सामने धारा का पानी कैसे ला सकती थी? सभी के चले जाने के बाद जू नेनियन काम पर लग गया। स्वादिष्ट शोरबा बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वह गाढ़ा, स्वादिष्ट और सुगंधित हो। जू नेनियन ने सुअर की हड्डी का सूप बनाने की योजना बनाई। उसने खरीदी हुई बड़ी सुअर की हड्डियों को ताजे पानी से साफ किया और फिर उन्हें 10 मिनट तक ठंडे पानी में भिगोया। जब वे भिगो रहे थे, तब उसने अदरक को बारीक काटा और अन्य सामग्री तैयार की। भिगोने के बाद सुअर की हड्डियां अधिक ताज़ा और चमकदार दिखने लगी तथा धारा का पानी बहुत मटमैला हो गया। फिर शू नेनियन ने उस दिन खरीदे गए नए सूप के बर्तन में और अधिक पानी भर लिया। उसे याद आया कि उसे उस शाम शोरबा को धीमी आंच पर पकाने के लिए इसकी ज़रूरत थी और उसने दुकान से वापस आते समय एक बर्तन उठा लिया। जैसे ही नदी का पानी उबलने लगा और उसमें से एक आकर्षक सुगंध आने लगी, शू नेनियन ने सुअर की हड्डियों को जल्दी से उबालकर उनमें से खून और अशुद्धियां निकाल दीं। श्वेत करने से पहले हड्डियों को अशुद्धता दूर करने वाले ठंडे पानी में भिगोया गया था, इसलिए वहां ज़्यादा मैल नहीं था। फिर भी शू नेनियन ने पानी को फेंक दिया और सुअर की हड्डियों को पुनः डालने से पहले उबालने के लिए ताज़ा पानी डाला। उसने मशरूम को काटा, लेकिन उन्हें डालने में जल्दबाजी नहीं की। लगभग 1 घंटे तक सुअर की हड्डियों को धीमी आंच पर पकाने के बाद जू नेनियन ने अंत में मशरूम और फिर स्वाद के लिए विभिन्न मसाले डाले। उसके विशेष शोरबे का रहस्य उसमें डाली गई अंतिम सामग्री में था। यह एक मसालेदार केक था जिसे उसने कुछ दिन पहले एक गुप्त नुस्खे का उपयोग करके तैयार किया था। पिछले जन्म में उसे इस नुस्खे को पूर्ण करने में 2 वर्ष लगे थे। इस मसालेदार केक को बनाने के लिए विभिन्न मसालों की आवश्यकता होती है तथा इसे धीमी आंच पर 6 से 7 घंटे तक पकाया जाता है, जिसके बाद यह अपने आप ठोस टुकड़ों में बदल जाता है।
जब मसाला ब्लॉक को सूअर की हड्डियों के साथ उबलते पानी में रखा गया तो वह तुरंत ही घुल गया और एक समृद्ध और आकर्षक सुगंध फैल गई। एक क्षण में ही पूरा रसोई घर उस समृद्ध और सुगंधित खुशबू से भर गया। जू नैनियन की आंखें अतिशयोक्ति से चौड़ी हो गईं, ये त्वरित था। इस गुप्त मसाला ब्लॉक को घोलना कठिन था, यहाँ तक कि उबलते गर्म पानी में भी इसे पूरी तरह पिघलने में लगभग 2 मिनट का समय लगता था। स्वाद को सूप में लगभग 10 मिनट तक उबलने की आवश्यकता होती है, उसके बाद ही वह हवा में फैलना शुरू होता है। लेकिन अब जब से इसे डाला गया है तब से लेकर जब इसकी सुगंध फैलनी शुरू हुई है, ये बस पलक झपकने जैसा समय है। वह तुरंत आश्चर्य से भाप से उठते बर्तन की ओर देखने लगी। क्या यह नदी के पानी के कारण हो सकता है? इसका उत्तर निश्चित रूप से हाँ था। इस धारा का पानी उसे और कितना आश्चर्यचकित कर सकता था। जू नैनियन इतनी खुश हुई कि वह खुशी से उछल पड़ी। सुगंध इतनी स्वादिष्ट थी कि शू कियांग और जिनयू, जो पहले ही अपने कमरों में लौट आए थे, लालसा से लार टपकाने लगे। जिनयू तो बिस्तर से सीधा उठ बैठा, अब ये लड़की उसे इतना लुभाने के लिए क्या पका रही है। इससे उसे खाना खाने के तुरंत बाद भूख लगने लगी। जू जिकियांग को भी भूख लगी थी, लेकिन वह असहाय था, इसलिए वह केवल कंबल में दुबक कर रह गया, अपनी नाक को कंबल से ढक लिया तथा लुभावनी खुशबू को रोकने का प्रयास किया। जब खाना पकाने का समय आया तो जू नैनियन ने ऊपर से मुट्ठी भर कटी हुई हरी प्याज छिड़क दी। गर्मागर्म गाढ़े सूप की खुशबू से जलकर उसकी खुशबू पल भर में ही अत्यधिक आकर्षक हो गई। शोरबा तैयार करने के बाद जू नैनियन ने मक्खन सॉस बनाना शुरू कर दिया। कई बार इसे बनाने के बाद वह इसमें निपुण हो गई थी और आधे घंटे में उसने सॉस का एक बड़ा बर्तन तैयार कर लिया था। नानचेन काउंटी के लोगों के स्वाद के अनुरूप तैयार किया गया ये बटर सॉस बेहद मसालेदार और सुगंधित था, जिसकी खुशबू मात्र से ही भूख बढ़ जाती थी। जिनयू और जू जिकियांग अपने कमरों में अब पूरी तरह भूखे थे, लेकिन शू जिकियांग समझदार और आज्ञाकारी था। भले ही गंध से उसे असहनीय लालसा हो रही थी, उसने कंबल को अपने चारों ओर और भी कसकर लपेट लिया। जिनयू अलग था, उसने चादरें उतार फेंकी और बिस्तर से कूदकर सीधे रसोई की ओर चला गया। जू नैनियन अभी तैयार बटर सॉस को मिट्टी के बर्तन में डाल ही रही थी कि उसने शोर सुना और ऊपर देखा। जिनयू कमरे में दाखिल हुआ, लाल तेल से भरे बर्तन को देखकर उसके मुंह से फिर से लार टपकने लगी। जू नैनियन को आश्चर्य हुआ कि वह अभी तक सो क्यों नहीं पाया। जब उसने उसे सीधे चेहरे के साथ आते देखा, मुझे भूख लगी है। जू नैनियन, ऐसा लग रहा था कि उसकी लालसा जागृत हो गई है। खैर, वह स्वयं भी ललचाई हुई थी और भूखी भी थी। क्या मैं आपके लिए कुछ नूडल्स बनाऊं? जिनयू ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। अच्छा। जू नैनियन, फिर यह व्यक्ति वास्तव में बिल्कुल भी शर्मीला नहीं था, वह कम से कम थोड़ा अधिक कूटनीतिक हो सकता था। जाओ और जिकियांग से पूछो कि क्या उसे कुछ चाहिए। जिनयू ने कुछ नहीं कहा, बल्कि मुड़कर चला गया और कुछ ही सेकंड में उसकी आवाज़ सुनाई दी। वह जू जिकियांग से पूछ रहा था कि क्या उसे कुछ नूडल्स चाहिए। 1 मिनट के बाद जिनयू और जू जिकियांग दोनों रसोई के दरवाजे पर दिखाई दिए। दोनों की आंखें जू नैनियन को घूर रही थीं, दो मूर्तियों की तरह गतिहीन दिख रही थीं। इससे जू नैनियन कुछ हद तक खुश और परेशान हो गए। तुम लोग लिविंग रूम में जाकर इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। नूडल्स उच्च ग्लूटेन वाले आटे से बनाए गए थे जिसे उन्होंने स्वयं गूंथा था। पानी उबालकर उसने नूडल्स पकाए, उन्हें कटोरे में डाला और किसी भी अन्य मसाले की आवश्यकता के बिना सीधे गुप्त शोरबा का एक बड़ा चम्मच डाला और उस पर बटर सॉस डाल दिया। लीजिए। इस प्रकार बटर नूडल्स के 3 गर्म कटोरे तैयार हो गए। शोरबा बनाते समय जू नैनियन ने खूब सारी सूअर की हड्डियों का इस्तेमाल किया और उनमें काफ़ी मात्रा में मांस चिपका हुआ था। जू नैनियन ने जिनयू और जू जिकियांग दोनों के लिए मुट्ठी भर आकार की सूअर की हड्डी निकालने का फैसला किया। ये सोचकर कि जू जिकियांग बहुत पतला है, जू नैनियन ने अपने कटोरे में सूअर की हड्डी का एक और टुकड़ा डाल दिया। 3 कटोरों में नूडल्स भरकर ट्रे बाहर ले जाकर उसने प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक एक कटोरी रखी और खुद भी खाने बैठ गई। जिनयू ने देखा कि जू जिकियांग के कटोरे में उसके कटोरे की तुलना में मांस का एक अतिरिक्त टुकड़ा था और उसने जू नैनियन की ओर देखा। जू नैनियन को कोई जानकारी नहीं थी। आखिरकार वह उसका बड़ा देवर था। जिनयू ने उस थोड़ी सी नाराजगी की अकथनीय भावना को दबा दिया। मक्खन सॉस के साथ लाल चमकता हुआ गाढ़ा शोरबा समान रूप से मिश्रित होकर तीनों ने खाना शुरू कर दिया। एक ही बार में तीनों वहीं रुक गए। जू नैनियन को पता था कि उसने जो सूप बनाया है वह स्वादिष्ट है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि नदी के पानी से बने सूप का स्वाद इतना बढ़िया होगा। पिछले बैच की तुलना में बटर सॉस के अधिक सफल बैच के साथ इसका स्वाद अवर्णनीय रूप से आनंददायक था। सुन्न कर देने वाले मसालेदार स्वाद ने तुरंत भूख बढ़ा दी तथा स्वादिष्ट शोरबा धीरे धीरे नूडल्स द्वारा अवशोषित कर लिया गया। एक ही निवाले से मुंह रस से भर गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे जीभ की नोक पर नाच रहा हूँ। बटर सॉस में मशरूम और बीफ भी थे। तले जाने के बाद गोमांस की सुगंध कटे हुए मशरूम में फैल गई थी।
मक्खन और शोरबे से संतृप्त मशरूम मोटे और चमकदार थे। एक को काटते ही रसीले कटे हुए मशरूम का भरपूर सुगंधित रस मुंह में भर जाता है। मशरूम की चबाने योग्य बनावट इतनी स्वादिष्ट थी कि मुंह में पानी आ गया। जू नैनियन अभी भी ध्यान से सुगंध का आनंद ले रही थी, तभी उसने ऊपर देखा और देखा कि उसके बाईं ओर जू जिकियांग और दाईं ओर जिनयू थे, जो बड़े बड़े कौरों के साथ नूडल्स खा रहे थे। उनके कार्य, हल्के शब्दों में कहें तो, अत्यधिक लालची थे। जू नैनियन को इसकी चिंता नहीं थी और वह भी इस झगड़े में शामिल होने के लिए नीचे झुक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बटर सॉस और गुप्त सूप बेस से बने नूडल्स का स्वाद इतना अच्छा हो सकता है। 3 मिनट से भी कम समय बाद जिनयू का कटोरा खाली हो गया। जू जिकियांग अभी भी खा रहा था। यद्यपि जू नैनियन लालची थी, उसने अभी कुछ देर पहले ही रात का खाना खाया था और अपनी कम भूख के कारण वह केवल आधा ही खा पाई थी, जिससे उसका पेट भर गया। जिनयू ने एक घूंट लेने के बाद, आधा खाने के बाद उसे चॉपस्टिक नीचे रखते हुए देखा और पूछा, क्या तुम अभी भी खा रही हो? जू नैनियन ने हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं, अब और नहीं। अगर मैं कुछ भी खा लूंगा तो मैं फट जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, जू नैनियन अटक गई, क्योंकि जिनयू उसके बचे हुए नूडल्स खाना जारी रखे हुए थी। जू नैनियन ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला। हालांकि उसे आधे खाए हुए नूडल्स कटोरे में छोड़ने की आदत नहीं थी, फिर भी वे उसके बचे हुए थे और वह उनसे खाना जारी रखता है। क्या यह अप्रत्यक्ष चुंबन नहीं था? यह विचार आते ही जू नैनियन का चेहरा लाल हो गया। भाई यू, मैंने यही खाया है। अगर तुम अभी भी भूखे हो तो मैं तुम्हारे लिए एक और कटोरा बना दूंगा। इसे मत खाओ। जिनयू ने जल्दी की और जैसे ही जू नैनियन ने अपनी बात पूरी की, उसने आखिरी निवाला लिया और अपना सिर उठाया और कहा, मेरे लिए एक और कटोरा बनाओ। जू नैनियन, वह पहले ही इसे खा चुका था। जिनयू ने उसकी ओर देखा, उसकी गहरी आंखें ईमानदारी से चमक रही थीं क्योंकि उसने गंभीरता से कहा, खाना बर्बाद मत करो। यही उसका स्पष्टीकरण था कि उसने उसका बचा हुआ खाना क्यों खाया। जू नैनियन के पास कहने को शब्द नहीं थे। उसकी अभिव्यक्ति इतनी गंभीर थी कि उसकी चिंता तुच्छ प्रतीत हो रही थी। वह अपने दिल की बेचैनी को दबा सकी, उसका कटोरा लिया और जल्दी से रसोई में चली गई। जिनयू ने उसे खरगोश की तरह तेजी से भागते हुए देखा। उसके होठों के कोनों पर एक मुस्कान तैर गई। उसने अपने होठों को चटकाया और सोचा कि उसके कटोरे में बचा हुआ खाना क्यों स्वादिष्ट लग रहा था। जू नैनियन ने उसके लिए एक और कटोरा पकाया, जिसे जिनयू ने कुछ ही निवाले में खत्म कर दिया। इससे जू नैनियन को आश्चर्य हुआ कि क्या उसने इसे चबाया भी था या सीधे अपने गले में डाल लिया था। जू जिकियांग ने केवल एक कटोरा खाया। जू नैनियन के समान कारण से उसने अभी अभी रात का खाना खाया था और वह ज़्यादा नहीं खा सका था। तारांकन। अगले दिन दुकान आधिकारिक तौर पर खुल गई। जिनयू ने प्रवेश द्वार पर पटाखों की एक लड़ी जला दी। पॉपिंग की आवाज़ें राहगीरों की निगाहों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थीं। लेकिन बस इतना ही था, वास्तव में कोई भी अंदर नहीं आया। जिनयू ने भौहें चढ़ाईं, ये सोचते हुए कि यह सही नहीं होना चाहिए। कोई भी अंदर क्यों नहीं आ रहा था? जू नैनियन ने भी भौहें चढ़ाईं। दुकान खुले हुए 1 घंटा बीत चुका था और एक भी ग्राहक नहीं आया था। उसने देखा कि सड़क के उस पार कई अन्य खाद्य दुकानें हैं जिनमें काफ़ी ग्राहक हैं। वे तीनों लॉबी में बैठे थे। जू नैनियन भौहें चढ़ाए हुए, कोई ग्राहक क्यों नहीं है? जिनयू भी हैरान था। तार्किक रूप से एक नए व्यवसाय को लोगों की जिज्ञासा को आकर्षित करना चाहिए कि वे आएं और भोजन का स्वाद लें। वहां कोई क्यों नहीं था? जू नैनियन ने भौहें चढ़ाईं और जिनयू ने उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो, ये केवल पहला दिन है। ग्राहक जल्द ही आएंगे। क्या होगा ये देखने के लिए प्रतीक्षा करने के अलावा जू नैनियन के पास कोई अन्य समाधान नहीं था। जिनयू के शब्दों के कुछ समय बाद ही ग्राहक आ गए। ओह, यहाँ एक नई दुकान है। हाँ, और यह बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। 2 महिलाओं की बातचीत की आवाज़ें जू नैनियन को कुछ हद तक परिचित लगीं। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसने जू शिन्यू को अपने बगल में एक अन्य महिला के साथ देखा। जू नैनियन ने अपना मुंह खोला। ये वास्तव में एक छोटी सी दुनिया थी। लेकिन चूंकि वे दुकान में प्रवेश कर चुके थे, इसलिए जू नैनियन उन्हें केवल ग्राहक के रूप में ही देख सकता था, जब तक कि वे पहले कोई परेशानी पैदा न करें। क्या तुम दोनों कुछ खाना चाहोगे? वह खड़ी हुई और उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन बहुत अधिक खुशामद किए बिना विनम्रता से पेश आई। जू नैनियन को देखते ही जू शिन्यू की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। तुम? यह मैं हूँ। जू शिन्यू का अच्छा दोस्त जू नैनियन के शानदार रूप को देखकर अचंभित रह गया और कुछ क्षण के लिए विचलित हो गया। अचानक जू शिन्यू की चौंकने वाली आवाज़ सुनकर वह पीछे मुड़ी और पूछा, शिन्यू, क्या तुम उसे जानते हो? जू शिन्यू ने दांत पीसते हुए कहा, मैं उसे जानती हूँ, भैयू की परेशान करने वाली मंगेतर। जू नैनियन। जिनयू बिना खड़े हुए जू नैनियन के पीछे बैठ गया। जू शिन्यू के शब्द सुनकर उसकी भयंकर निगाहें जू शिन्यू पर पड़ीं, जिससे वह डरकर कांपने लगी।
जू शिन्यू के साथ जो महिला थी वह उसकी करीबी प्रेमिका थी, जिसका नाम जू होंगशियू था, जिसका उपनाम भी जू शिन्यू के समान ही था और वह हमेशा उसका सम्मान करती थी। जिन्यू पर जू शिन्यू के लंबे समय से चले आ रहे क्रश को जानते हुए और क्योंकि वह मौजूद था, उसने अभिमानी होने की हिम्मत नहीं की और जू शिन्यू से फुसफुसाया, शिन्यू चलो पहले वापस चलते हैं। लेकिन जू शिन्यू तुरंत वहां से नहीं गईं। उन्होंने भौहें चढ़ाईं और जू नेनियन से पूछा, क्या ये रेस्तरां आपका है? यह मेरा है, जू नेनियन ने स्पष्ट रूप से कहा। आखिरकार जिन्यू यहाँ अपने लाभांश की प्रतीक्षा कर रहा है, वह निश्चित रूप से किसी को भी उसके रेस्तरां को छूने नहीं देगा। यह उम्मीद करते हुए कि जू शिन्यू कठोर शब्दों में फटकार लगाएगी, उसने अपनी प्रेमिका का हाथ पकड़ लिया, अहंकार से एक स्टूल पर बैठ गई और गर्व से अपना सिर ऊपर उठा लिया। यहाँ आपके पास क्या स्वादिष्ट भोजन है, जू नेनियन। मेज पर एक मेनू है। उसने सोचा कि वह यहाँ खाना नहीं खा सकेगी। जू नेनियन ने न केवल एक बड़ा मेनू लिखकर दीवार पर लगा दिया था, बल्कि प्रत्येक मेज पर मोटे अक्षरों में लिखा मेनू भी रख दिया था, ताकि जो लोग पढ़ सकते थे वे उसे स्पष्ट रूप से देख सकें, ताकि हर पढ़ने वाला व्यक्ति उसकी लिखावट को समझ सके। जू नेनियन की लिखावट साफ सुथरी थी, पाठ्यपुस्तकों में पाए जाने वाले फ़ॉन्ट से लगभग अलग नहीं थी। जू शिन्यू ने नज़र घुमाए और अपनी नाजुक भौहों को सिकुड़ते हुए पूछा, आप सबसे तेज़ क्या तैयार कर सकती हैं? जू नेनियन, बटर सॉस नूडल्स या चावल नूडल्स सबसे तेज़ होंगे। ठीक है, तो मुझे एक कटोरा दो, बटर सॉस नूडल्स या चावल नूडल्स की एक सर्विंग। जू नेनियन, चावल नूडल्स या नूडल्स। इस तरह की याद दिलाने पर जू शिन्यू को लगा जैसे उसकी बुद्धि का अपमान किया गया हो और उसने दुखी होकर पैर पटका। भाई यू, क्या तुमने देखा? वह मुझे धमका रही है। जिन्यू ने अपनी पलकें उठाने की भी जहमत नहीं उठाई। मूर्खतापूर्ण बनो और दूसरों को दोष दो। जिन्यू द्वारा डांटे जाने पर जू शिन्यू ने झुंझलाते हुए जू नेनियन से कहा, मुझे चावल के नूडल्स चाहिए। यदि जू जिन्यू खा रहा होता तो जू होंगशियू निश्चित रूप से इसमें शामिल होता। उसने जल्दी से कहा, मुझे नूडल्स चाहिए। ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, जू नेनियन ने कहा, फिर मुड़कर रसोई में चला गया। जिन्यू उसके पीछे पीछे आया, मैं आपकी मदद करूंगा। ये देखकर जू शिन्यू का चेहरा ईर्ष्या से लाल हो गया। जू जिकियांग ने किसी को अंदर आते देखा, जू नेनियन के निर्देशों को याद किया और पैसे लेने के लिए तैयार होकर दरवाजे के पास काउंटर पर बैठ गया। रसोई घर में दो बड़े सूप के बर्तन चूल्हे पर रखे थे, एक में नूडल्स उबालने के लिए और दूसरे में कल रात बनाया गया गुप्त शोरबा था। शोरबे को हर समय उच्च तापमान पर रखने के लिए इसे केवल स्टोव पर ही रखा जा सकता है। हालांकि जू नेनियन ने आंच को बहुत अधिक बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने गर्मी बनाए रखने के लिए ऊपर थोड़ा सा कोयला रख दिया, जिससे तापमान में निरंतर वृद्धि होती रही और उबाल नहीं आया। जल्द ही चावल नूडल्स का एक कटोरा और नूडल्स का एक कटोरा तैयार हो गया। जू नेनियन उनकी सेवा करने ही वाले थे कि जिन्यू ने कार्यभार संभाला। मैं करूंगा। जू नेनियन आराम करने में खुश था। जिन्यू को कटोरे ले जाते देख जू शिन्यू का दिल धड़क उठा और उसने अपने सीने पर हाथ रखकर जिन्यू को मोहित होकर देखा। धन्यवाद भाई यू। जिन्यू की कठोर नज़र उस पर पड़ गई। मुझे फिर से भाई कहो और बाहर निकल जाओ। जू शिन्यू ने खर्राटे लिए और अपना सिर घुमाया। वह कटोरे से आती मोहक खुशबू से तुरंत मोहित हो गई। उसे अभी भी जू नेनियन द्वारा पहले बनाए गए नूडल व्यंजन याद थे और वह तब से उनके स्वाद के लिए तरस रही थी, इसलिए बिना कुछ कहे वह उसमें डूब गई और बड़े चाव से खाने लगी। जू होंगशियू भी अपना खाना खा रही थी। जब उन दोनों ने पहला निवाला खाया तो उनकी पुतलियां तेजी से फैल गईं और फिर उनके खाने की गति काफ़ी तेज हो गई। जू नेनियन ने केवल उनके चूसने की आवाज़ सुनी। इससे पहले कि जू शिन्यू खाना खत्म करती, उसने आवाज़ लगाई, मुझे एक और कटोरा दो। जू होंगशियू ने जल्दी से ऊपर देखा, उसका मुंह अभी भी भरा हुआ था। मैं भी। बोलते समय उसके मुंह में खाना होने के कारण उसके शब्द स्पष्ट और अस्पष्ट हो गए। जू नेनियन ने तुरंत जू शिन्यू के कष्टप्रद गुणों को त्याग दिया और खुशी खुशी नूडल्स बनाने के लिए रसोई में वापस चली गई। एक शेफ के लिए इससे अधिक संतुष्टिदायक कुछ नहीं हो सकता कि भोजन करने वाले लोग उनके द्वारा तैयार किए गए व्यंजन की एक और सर्विंग चाहें। नूडल्स से भरे 2 कटोरे बाहर आए और कुछ ही देर में दोनों कटोरे खाली हो गए। दोनों महिलाएं भरी हुई थीं। जू शिन्यू ने कागज से अपना मुंह पोंछा और कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। कितना है? उसे इस तरह देखकर कोई भी कह सकता था कि वह मिलकर भुगतान करना चाहती थी। जू नेनियन ने कहा, 50 सेंट प्रति कटोरा। आपने 4 कटोरे खाए हैं, कुल मिलाकर 2 युआन हुए। कृपया आगे भुगतान करें। 2 युआन। जू शिन्यू चौंक गया और अविश्वसनीय रूप से जू नेनियन को देखने लगा। जू नेनियन ने पलकें झपकाईं और सोचा कि क्या उसने बहुत अधिक शुल्क ले लिया है। नहीं, ये सही नहीं हो सकता। अन्य स्थानों पर बीफ नूडल्स के लिए प्रति कटोरा 50 सेंट चार्ज किया जाता है, इसलिए उसकी कीमत बहुत सस्ती थी, है ना? इससे पहले कि वह अपनी उलझन पर टिक पाती, उसने जू शिन्यू को ये कहते सुना, इतनी उच्च स्तरीय सजावट और इतने स्वादिष्ट भोजन के साथ आप केवल 50 सेंट प्रति कटोरा लेते हैं।
यह महसूस करते हुए कि उसने गलत बोला था, उसने जल्दी से अपनी गलती सुधारी। नहीं, ये बहुत ही बेस्वाद है, केवल 2 युआन का है। वह हद से ज्यादा परेशान थी, वह अपने प्रतिद्वंद्वी की प्रशंसा कैसे कर सकती थी। जू नैनियन को हंसने का मन हुआ। अचानक उसे जू शिन्यू का जिद्दी व्यवहार कुछ प्यारा लगा। आप दोनों कृपया बिल का भुगतान करें, जू नैनियन ने खांसते हुए जू शिन्यू को भुगतान करने की याद दिलाई। जू शिन्यू ने नाक भान सिकुड़ी और धीरे से बुदबुदाया, छी, अनुभवहीन, बस इतने कम पैसे के लिए। जू नैनियन को यह बहुत मनोरंजक लगा। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वह इसकी बहुत सस्ती होने की शिकायत कर रही हो। जू शिन्यू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिल चुकाने गई। जू नैनियन ने उसे जू जी की आंख को 2 युआन सौंपते हुए देखा। उन दोनों के चले जाने के बाद चूंकि उस समय कोई ग्राहक नहीं था, इसलिए जू नैनियन एक बार फिर बेकार बैठा था। अब भोजन का समय हो गया था और पास में ही एक कपड़ा फैक्ट्री थी। उसने देखा कि बहुत से मजदूर खाने की जगह की तलाश में बाहर आ रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी दुकान में प्रवेश नहीं कर रहा था। जू नैनियन हैरान हो गए और जिन यू से पूछा, ये लोग मेरे रेस्तरां पर नज़र क्यों डालते हैं और फिर चले जाते हैं। जिन यू भी इस मुद्दे पर विचार कर रहा था। जू नैनियन की महत्वाकांक्षी भावना तुरंत ही खत्म हो गई जब वह मेज पर गिर पड़ी। आसपास कई रेस्तरां थे और मूलतः वे सभी व्यवसाय के लिए नियमित ग्राहकों पर निर्भर थे। उद्घाटन के पहले दिन उसने अनुमान लगाया था कि व्यापार बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि यह इतना बुरा होगा। जू शिन्यू और उसकी दोस्त के अलावा किसी भी व्यक्ति ने अंदर कदम नहीं रखा था। ये वास्तव में असामान्य था। रेस्तरां में प्रवेश करने से पहले जू शिन्यू ने जो कहा था उसे याद करते हुए जू नैनियन को आश्चर्य हुआ कि कोई भी अंदर आकर नई दुकान को देखने के लिए उत्सुक क्यों नहीं था। क्यों बहुत से लोग दरवाजे पर ही रुक गए और फिर चले गए। नहीं, जू नैनियन को अचानक एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा समझ में आया। मुर्गे की तरह वह अचानक मेज से सीधी खड़ी हो गई, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं, और उसने जिन यू को घूरते हुए कहा, जिन यू, क्या तुम्हें याद है कि जू शिन्यू ने बिल का भुगतान करते समय क्या कहा था। जिन यू चतुर था, यद्यपि वह व्यापार को नहीं समझता था, परंतु वह अधिकांश लोगों की मानसिकता को समझता था। जू नैनियन की स्पष्ट चेतावनी सुनकर उन्हें तुरंत मुख्य कारक का ख्याल आया। कीमत की समस्या। ठीक है, यही बात है। जू नैनियन ने अपने माथे पर थपकी दी। मेरे सूअर जैसे दिमाग को देखो, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। जब उसने पहले कीमतों की घोषणा की थी तो जू शिन्यू स्पष्ट रूप से चौंक गया था। स्पष्टतः उनके विचार में यहाँ का भोजन वसूले गए मूल्य से कहीं अधिक मूल्यवान था। जू शिन्यू ने यह भी कहा था कि उच्च स्तरीय सजावट के बावजूद इतनी कम राशि ही ली जा रही है। समस्या की जड़ यही थी। जब उन्होंने रेस्तरां खोला तो उनकी मानसिकता भावी पीढ़ी की सोच से प्रभावित थी। वह केवल पर्यावरण को और अधिक बेहतर बनाने के बारे में सोचती थी। समान कीमतों को देखते हुए ग्राहक निश्चित रूप से बेहतर वातावरण वाले रेस्तरां को पसंद करेंगे। बेशक व्यंजन भी बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन ये भविष्य की पीढ़ी नहीं थी। भविष्य में उसकी सजावट को अधिक से अधिक माहौल के साथ सुंदर ढंग से व्यवस्थित माना जाएगा। हालांकि 1980 के दशक में इसे पहले से ही काफ़ी उच्च स्तरीय माना जाता था। उसकी सजावट के कारण रेस्तरां असाधारण रूप से स्टाइलिश दिखाई देता था, जो कि आसपास के अन्य रेस्तरांों की नीरस ग्रे दीवारों से भिन्न था। लोग स्वाभाविक रूप से यह मान लेंगे कि उसका खाना बहुत महंगा होगा। कई बार दुकान का अग्रभाग और सजावट ही उसकी श्रेणी तय करते हैं। जू शिन्यू को कीमतों की परवाह नहीं थी क्योंकि वह एक संपन्न परिवार से थी। यहाँ का अधिकांश व्यवसाय पास के कारखानों के श्रमिकों पर निर्भर था। एक श्रमिक को 30 युआन प्रति माह वेतन मिलता था, जो ग्रामीण क्षेत्रों में केवल फसल की पैदावार पर निर्भर रहने की तुलना में काफ़ी बेहतर था। फिर भी इसे उच्च स्तरीय खर्च को वहन नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब जब नवीनीकरण पूरा हो गया था तो वह इसे गिरा नहीं सकती थी, और इसके अलावा उसे यह सजावटी शैली पसंद थी। चलो दरवाजे के बाहर मेनू लगा देते हैं, उसने कहा। समस्या की जड़ को पहचानते हुए जू नैनियन का नाजुक चेहरा मुस्कुराहट से चमक उठा और वह खुशी से पीछे की ओर दौड़ी और दीवार पर लगे मेनू को उठाने के लिए एक स्टूल पर चढ़ गई। जैसे ही उसका पैर स्टूल पर पड़ा, उसने अचानक देखा कि एक हाथ उसकी ओर बढ़ रहा है और उसने बड़ी आसानी से दीवार से मेनू उतार दिया। जू नैनियन। जिन यू ने जू नैनियन के निर्देशों का पालन करते हुए मेनू को नीचे उतार लिया और उसे दरवाजे के बाहर चिपका दिया। निश्चित रूप से मेनू पर कीमतें देखने के बाद उत्सुक लोग जल्द ही रेस्तरां में आने लगे। सरल और सुंदर आंतरिक डिजाइन के कारण फैक्ट्री के अंदर प्रवेश करने वाले श्रमिकों को असहजता महसूस हुई, मानो वे गलत जगह पर आ गए हों। ऐसा लग रहा था कि ये श्रमिक इतने उच्चस्तरीय स्थान पर नहीं रहते होंगे। यदि उन्होंने मेनू पर कीमतें नहीं देखी होती तो वे सचमुच सहजता से अंदर जाने का साहस नहीं कर पाते। कृपया बैठिए, आप क्या खाना चाहेंगे? जू नैनियन ने विनम्रता से पूछा। उसकी कोमल और मधुर आवाज ने दोनों कपड़ा कारखाने के श्रमिकों को वास्तविकता में वापस ला दिया।
दोनों कर्मचारियों ने एक साथ शू नेनियन की ओर देखा और एक आकर्षक और खूबसूरत महिला को अपने सामने खड़े होकर उनसे इतनी गर्मजोशी और विनम्रता से बात करते हुए देखकर वे शर्मा गए। हकलाते हुए, क्या तुम्हारे पास यहाँ क्या है? मेज पर एक मेनू है। एक बार आप फैसला कर लें तो मैं तुरंत खाना बनाना शुरू कर दूंगी, उसने जवाब दिया। इस बार उन दोनों ने मक्खन वाले नूडल्स का ऑर्डर दिया। जू नेनियन खाना बनाने के लिए रसोई में गई और जब वह खाना परोसने वाली थी तो एल्डर जिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं इसे बाहर निकालता हूँ, तुम रसोई में रहो। ट्रे अचानक खाली हो जाने पर जू नेनियन ने पलकें झपकाईं और सोचा, वह फिर से क्यों भौहें चढ़ा रहा है। बड़े जिन को ईर्ष्या हुई। उन्होंने महसूस किया कि जू नेनियन एक महिला हार्मोन उत्पादन मशीन थी, ऐसा कोई भी पुरुष नहीं था जो उसे देखकर चकित न हो जाता। धमाका। जिन यू ने ट्रे को दोनों आदमियों के सामने मेज पर रख दिया। आप लोग अपनी मदद करें। उनका रवैया बिल्कुल एक बॉस जैसा था और जैसे ही वे दोनों कुछ कहना चाहते थे उन्होंने जिन यू के डराने वाले और अप्राप्य भाव को देखा और तुरंत जवाब देने का विचार त्याग दिया। जल्द ही उनका ध्यान जिन यू से हट गया क्योंकि कटोरे में रखे नूडल्स बहुत स्वादिष्ट थे। विशाल भोजन कक्ष में केवल उनके नूडल्स चूसने की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। भोजन के समय पास की फैक्ट्रियों के कारण यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते थे। सभी को यहाँ का वातावरण सुखद लगता था तथा यहाँ भोजन करना काफ़ी प्रतिष्ठित अनुभव होता था, इसलिए जल्द ही यहाँ ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। कुछ ही समय में रेस्तरां की 40 में से आधी टेबलें भर गईं। जू नेनियन इतनी व्यस्त थी कि उसे बहुत पसीना आ रहा था, लेकिन सौभाग्य से उसकी मदद के लिए जिन यू मौजूद था। इसके अलावा उसने सब्जियों को पहले से ही धोकर तैयार कर लिया था, यहाँ तक कि उन्हें पानी में भी भिगोया था। जिन यू ने पीछे नूडल्स और चावल पकाने का ध्यान रखा। सौभाग्य से मुख्य स्वाद सूप और बटर सॉस में थे, इसलिए उन्हें केवल नूडल्स और चावल उबालने थे, उन्हें बर्तन से बाहर निकालना था और काम हो गया। जू नेनियन अपने पिछले जीवन में एक शेफ थीं और स्वाभाविक रूप से तेज और कुशल थीं। इसके अलावा इनमें से अधिकतर लोग मितव्ययी थे। अकेले भोजन करने वाले लोग आमतौर पर केवल एक ही व्यंजन का ऑर्डर देते थे। जो समूह एक साथ आते थे वे लोगों की संख्या के अनुसार ऑर्डर देते थे। इनमें से अधिकांश ग्राहक उस समय फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे। उनमें से कई परिचित चेहरे थे और कभी कभी 5 लोगों का समूह केवल 4 व्यंजन ही ऑर्डर करता था। फिर भी जू नेनियन बहुत व्यस्त था। हालांकि चाहे ये कितना भी थकाऊ क्यों न हो, शू नेनियन बहुत खुश थी क्योंकि हर बार जब वह व्यंजन परोसती थी तो वह कभी कभी ग्राहकों के आश्चर्य के उद्गार सुन सकती थी। कई लोग बड़बड़ा रहे थे, ये बहुत स्वादिष्ट है और बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, इस तरह की बातें। अब तक एक भी बुरी समीक्षा के बिना अपनी थकान के बावजूद भी जू नेनियन विशेष रूप से खुश महसूस कर रही थी और उसे भागदौड़ में आनंद मिल रहा था। कुछ ग्राहकों ने तो दोबारा भी खाने की मांग की। हालांकि जिन लोगों ने दोबारा भी मांगा उनमें से अधिकांश नूडल्स या चावल खा रहे थे। जिन लोगों ने तले हुए व्यंजन खाए थे वे और अधिक लेने के लिए अनिच्छुक थे। जू नेनियन ने प्रत्येक व्यंजन की कीमत अन्य व्यंजनों की तुलना में कुछ सेंट बढ़ा दी थी, लेकिन चावल इतना था कि आप उसे खा सकते थे। जितना चाहें उतना चावल खाने की बात एक बहुत बड़ा प्रलोभन था, क्योंकि उस समय हर कोई हर दिन चावल खाने में सक्षम नहीं था। जू नेनियन कम लाभ लेकिन शीघ्र लाभ वाले व्यवसाय में लगी हुई थी और चूंकि कुछ लोग बहुत अधिक खा सकते थे तो कुछ ऐसे भी थे जिनकी भूख कम थी, इसलिए सब कुछ संतुलित हो गया और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अभी अपना व्यवसाय शुरू कर रही थी और उसे प्रतिष्ठा बनाने की जरूरत थी। जब तक भोजन स्वादिष्ट था उसे इस बात का डर नहीं था कि कोई भी नहीं आएगा, भले ही उसे कीमतें बढ़ानी पड़ें। किसी भी युग में हमेशा ऐसे लोग होंगे जो अच्छे भोजन के प्रति विशेष लगाव रखते होंगे। उसका खाना इतना स्वादिष्ट होता था कि लोग उसके लिए लालायित हो जाते थे और यदि बाद में वह अपने दाम बढ़ा भी देती तो भी ऐसे लोग होते जो अन्य क्षेत्रों में आकर भोजन करने के लिए अपने दाम कम करने को तैयार रहते। कहावत है कि अच्छी शराब छुपी हुई गलियों से नहीं डरती, लेकिन मूल बात यह है कि शराब का स्वाद इतना गहरा होना चाहिए कि वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, ग्राहकों के पेट को हुक करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इसके अलावा रेस्तरां में भोजन करने वाले लोग हर दिन एक जैसे नहीं होते थे। किसके पास हर दिन बाहर खाना खाने के लिए पैसे हैं? एक बार जब वह ग्राहकों की पसंद को अच्छी तरह समझ लेती है तो धीरे धीरे कीमतों को समायोजित करना कोई समस्या नहीं होगी। बेशक वह केवल मध्यम समायोजन ही करेगी और कीमतों में अचानक बहुत अधिक वृद्धि नहीं करेगी, क्योंकि इससे केवल प्रतिकूल प्रतिक्रिया ही होगी। जब उसे दुकान के लिए किराया भी नहीं देना पड़ा, जिससे उसे अच्छी खासी धनराशि की बचत हुई, तो उसे चिंता क्यों करनी पड़ी? जिन यू नहीं चाहते थे कि जू नेनियन भोजन परोसें, लेकिन ग्राहकों की भारी संख्या के कारण वह भी इतना व्यस्त था कि मदद नहीं कर सका। शू जिकियांग ने देखा कि जब भी उसकी बहन खाना लेकर रसोई से बाहर आती थी, उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान होती थी, जिससे भोजन कक्ष तुरंत हंसी और बातचीत से भर जाता था, जिसमें ज्यादातर पुरुष ही बातचीत करते थे।
और हर बार जब उसका पति बाहर आता तो उसका चेहरा लंबा और गंभीर हो जाता, जिससे हॉल में सन्नाटा छा जाता। लेकिन वहां कुछ महिला कर्मचारी उसके देवर की ओर चुपके से देख रही होती। भुगतान लेने के लिए कैशियर के पास खड़े होकर उन्होंने देखा कि कई ग्राहक बिल चुकाते समय चुपके से उन दोनों के बारे में पूछताछ कर रहे थे। पुरुषों ने उसकी बहन के बारे में पूछा और महिलाओं ने उसके बहनोई के बारे में पूछताछ की। जू जी की आंख मूर्ख नहीं था और वह उनके इरादों को अच्छी तरह समझ सकता था। जब महिलाओं ने जिन यू के बारे में पूछा तो उन्होंने कठोर चेहरे के साथ उत्तर दिया, वह मेरे बहनोई हैं। और जब लोगों ने शूनेनियन के बारे में पूछा तो उसने झूठ बोला, वह मेरी भाभी है। इस प्रकार विभिन्न विचित्र लोगों ने अपने चिंतन को त्याग दिया। फिर भी ऐसे बहुत से लोग थे जो इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सके। कुछ युवा फैक्ट्री कर्मचारी बातें करते और हंसते हुए रेस्तरां से बाहर चले गए। वास्तव में वह महिला बॉस बहुत खूबसूरत है। मैं 20 साल से अधिक समय से जीवित हूं और यह पहली बार है कि मैंने इतनी सुंदर लड़की देखी है। वह सचमुच सुंदर है, बस यह अफसोस की बात है कि उसे एक घटिया पति मिला। वह बहुत भयंकर दिखता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या सुंदर महिला को धमकाया जाता है। बिल्कुल, बॉस ऐसा दिखता है जैसे कोई आपको मारेगा, हमेशा गुस्से से भरा हुआ, आपको मौत के घाट उतार देगा। जब समूह में बातचीत और मजाक चल रहा था तो उन्होंने अचानक देखा कि एक व्यक्ति बोल नहीं रहा था। बातचीत का नेतृत्व कर रहे काले रंग के व्यक्ति ने लियू वैंडोंग के चेहरे पर मजाकिया अंदाज में थप्पड़ मारा। अरे डोंग, इतने चुप क्यों हो? क्या आप उसकी सुंदरता से प्रभावित हैं? अभी भी इससे बाहर नहीं आ पाए हैं? लियू वैंडोंग ने पलकें झपकाईं। वह शादीशुदा है। ये सुनते ही काले चेहरे वाले व्यक्ति को पता चल गया कि वह अभी भी रेस्तरां की सुंदरी पर मोहित है। इसे बाहर निकालो। वह पहले से ही शादीशुदा है, किसी की पत्नी है और वह आदमी एक सख्त ग्राहक की तरह दिखता है। बेहतर होगा कि आप कोई मूर्खतापूर्ण विचार मन में न लाएं। लियू वैंडोंग ने अपने साथी की बातों को अनसुना करते हुए अपना सिर झुका लिया और उसके सुंदर चेहरे पर संघर्ष के भाव उभर आए। असंभव, वह नहीं है। उसने वहां से अपना नाता तोड़ लिया। जब वे स्कूल में थे तो उसने कभी भी उसे पसंद करने का उल्लेख नहीं किया, लेकिन वह कक्षा के किसी भी अन्य लड़के के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, केवल उसके प्रति गर्मजोशी दिखाती थी। उसने सोचा था कि वह भी उसे पसंद करती है, फिर वह पहले से शादीशुदा कैसे हो सकती है? वह और जू नेनियन पड़ोसी गांवों से थे जो एक दूसरे से बहुत दूर नहीं थे और प्राथमिक विद्यालय से लेकर हाई स्कूल तक सहपाठी रहे थे। वे भाग्यशाली थे क्योंकि कॉलेज प्रवेश परीक्षा पुनः शुरू कर दी गई थी। जू नेनियन की महत्वाकांक्षा को देखते हुए उन्होंने सोचा कि वह निश्चित रूप से परीक्षा देगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने अभी अभी स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। जहां तक उसकी बात है तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सका था। उन्होंने अगले वर्ष पुनः इसे लेने की योजना बनाई, लेकिन उनके परिवार की स्थिति खराब नहीं थी। उनके पिता एक कारखाने में निदेशक थे, एक ऐसा पद जिसमें वेतन शिक्षक से भी अधिक था। इसलिए उसके पिता ने उसे परीक्षा की तैयारी जारी रखने देने की योजना नहीं बनाई। वह चाहते थे कि वह फैक्ट्री में काम करे ताकि उसे पदोन्नति मिल सके। जब सेवानिवृत्ति का समय आया तो फैक्ट्री के नेताओं के साथ कुछ भोजन करने से उनकी उन्नति सुनिश्चित हो गई। लियू वैंडोंग के दिल में हमेशा आशा की एक किरण रहती थी और वह किरण थी उसकी प्रिय जू नेनियन। वह सुंदर, बुद्धिमान और एक अच्छी छात्रा थी। कई सहपाठियों ने कहा कि वह घमंडी थी, लेकिन लियू वैंडोंग की नज़र में वह खुद को इस तरह के गर्व के साथ रखने की हकदार थी। कौन उसे इतना उत्कृष्ट होने और घमंडी होने का अधिकार होने के लिए दोषी ठहरा सकता है? उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था और उन्होंने अपने पिता की इच्छा का पालन करते हुए कारखाने में काम किया। इसका कारण उनकी एक कही हुई बात थी। उसने कहा कि वह निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति से शादी करेगी जो बड़ी होने पर पैसा कमा सके। देखो, वह कितनी सीधी थी। हर किसी को पैसे से प्यार होता है और हर लड़की एक अमीर आदमी से शादी करना चाहती है, लेकिन दूसरे लोग इसे सीधे तौर पर नहीं कहते, जबकि वह डरती नहीं थी। लियू वैंडोंग शिक्षक बनना चाहते थे, जो एक सम्मानजनक और प्रतिष्ठित पेशा है। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद और सही संपर्कों के साथ वह एक मिडिल स्कूल शिक्षक बन सकता था, लेकिन उसे पैसा पसंद था। वह उसके लिए ही कारखाने में काम करने आया था। स्नातक होने के बाद वह उसे ढूंढने गया था और उस समय उसने उसे प्रोत्साहित भी किया था। और उसने उससे एक प्रश्न पूछा था। उसने कहा, न्यानियन, अगर मैं पैसे कमाऊं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हालांकि उस समय वह सहमत नहीं थी, फिर भी वह शर्मा गई, अपना सिर नीचे कर लिया और उससे कहा, पैसे कमाने के बाद मुझसे बात करना। वह काफी देर तक उत्साहित रहा। उसकी सुंदरता सर्वविदित थी। मीलों दूर से लोग ये सुन चुके थे कि किंगशान गांव में जू नेनियन नाम की एक विशेष रूप से आकर्षक लड़की है, जो गांव की बड़ी स्क्रीन वाली फिल्मों के सितारों की तरह ही सुंदर है। उसके प्रति मिलनसार होने के अलावा वह कभी भी किसी अन्य पुरुष सहपाठी के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह हमेशा सोचता था कि वह उसे पसंद करती है। वह पहले से ही शादीशुदा कैसे हो सकती है?
और अब वह बहुत अलग लग रही थी। वह पहले से अधिक आकर्षक और सुंदर हो गई थी और अब अधिक मिलनसार हो गई थी। हर किसी का मुस्कुराहट के साथ स्वागत करती थी, जबकि पहले उसका व्यवहार ऊंचा और संकोची था। लेकिन चाहे वह कितनी भी बदल गई हो, वह वही लड़की बनी रही जो उसे पसंद थी। जिस क्षण उसने उसे देखा, उसने उसे तुरंत पहचान लिया। मूर्खतापूर्वक उसे घूरता रहा, लेकिन उसने उसे नहीं पहचाना, न ही उसने उसे देखा। जब वह व्यंजन परोस रही थी तो वह उसके बाईं ओर बैठा था। क्या वह आदमी सचमुच उसका पति था? लियू वैंडोंग इस सवाल से परेशान थे। दूसरी ओर जू नेनियन अभी भी रसोईघर में व्यस्त थी और उसे बहुत पसीना आ रहा था। जिन यू भी ऐसा ही था। सौभाग्य से व्यस्त समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक ही था। जब ये सब खत्म हो गया तो रेस्तरां धीरे धीरे खाली हो गया। आखिरी व्यंजन परोसने के बाद और एक अन्य ग्राहक के बीफ नूडल्स का इंतजार करने के बाद जिन यू अंदर उसे उबाल रहा था। जू नेनियन ने रसोईघर में प्रवेश किया, जहां जिन यू लंबा और मजबूत खड़ा था और उसके चारों ओर एक स्कार्फ बंधा हुआ था जो कुछ हद तक हास्यास्पद लग रहा था। गर्मी के कारण उन्होंने अपना कोट उतार दिया और एक काले रंग की बनियान पहन ली, जिससे उनकी मजबूत मांसल भुजाएं दिखाई देने लगीं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। जू नेनियन को लगा कि इतनी छोटी रसोई में उसकी उपस्थिति अनुपयुक्त लग रही थी। यह एक ऐसा आदमी था जो महान कार्यों के लिए बना था। फिर भी वह यहाँ था, इस छोटे से रसोई घर में। ये सब किस लिए था? क्या ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने उसे पैसा कमाने में मदद की थी? ऐसा प्रतीत होता है कि यह उसकी इतनी मदद करने का पर्याप्त कारण नहीं है। जू नेनियन की निगाहें बिना किसी छिपाने की कोशिश के उस पर स्थिर रहीं, और स्वाभाविक रूप से जिन यू इसे महसूस कर सकता था। अपने पतले होठों पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए जिन यू ने कहा, मुझे पसीना पोंछने में मदद करो, मेरे हाथ खाली नहीं हैं। जू नेनियन मना करने ही वाली थी कि उसने उसकी बाकी बात सुनी, जिससे उसका गला तुरंत भर आया। ये देखकर कि वह सचमुच बहुत गर्म लग रहा था, उसने उस समय उससे बहस नहीं की और उसके माथे से पसीना पोंछने के लिए रुमाल निकाल लिया। रुमाल पतला था और उसे साफ करने के बाद वह पूरी तरह भीग गया था। जब नूडल्स तैयार हो गए तो जिन यू ने कटोरा बाहर ले लिया और जू नेनियन रुक गया। उस दिन व्यापार बहुत अच्छा चला। ग्राहक दोपहर को नूडल्स के लिए आने लगे और देर रात तक आते रहे। एक व्यस्त दिन के बाद जू नेनियन इतना थक गया था कि वह गिरने ही वाला था। रेस्तरां को साफ करने के बाद वे तीनों हॉल में बैठ गए, जहां जू जिकियांग ने उस दिन कमाए गए सारे पैसे निकाले। हमने कितना कमाया? जू नेनियन ने पूछा। 45 युआन और 80 सेंट, जू जिकियांग ने गिनती की और फिर संख्या बताई। लियूएसू को बेचकर हर बार कई सौ कमाने के बाद जू नेनियन यह आंकड़ा सुनकर दंग रह गया और आश्चर्य में पूछा, स्पष्ट रूप से रहस्योद्घाटन से बहुत आहत हुआ। जिन यू ने देखा कि उसकी आंखें बड़ी हो गईं, चमकने लगीं और वे तेजी से झपकने लगीं, मानो उसे कोई बहुत बड़ा झटका लगा हो। उसकी अभिव्यक्ति अविश्वास की थी। जू जिकियांग, जो हमेशा लियूएसू को बेचने के लिए जू नेनियन के साथ जाता था, उसकी उम्मीदें बहुत अधिक थीं, इसलिए पैसे गिनने के बाद वह भी चौंक गया। जू नेनियन ने कुछ त्वरित गणना की और पाया कि लागत घटाने के बाद उन्होंने केवल लगभग 30 युआन ही कमाए थे। अरे बाप रे! जिन यू ने भाई बहनों के अविश्वास भरे चेहरे देखकर मेज पर थपथपाया, इससे बाहर निकलो। वह ये कि उसे अभी भी अपने मुनाफे का आधा हिस्सा जिन यू के साथ साझा करना था। इसका मतलब ये था कि दिन भर के व्यस्त काम के बाद वह केवल 15 युआन ही कमा पाती थी। जू नेनियन को तुरंत ऐसा महसूस हुआ कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वह रो पड़ी। उसकी पानी भरी गोल आंखें जिन यू को घूर रही थीं। वह रोने के लिए तैयार दिख रही थी लेकिन रो नहीं पा रही थी। स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट चेहरे के साथ पैदा होने के कारण जिस तरह से वह उसे इतनी दयनीय दृष्टि से देखती थी, जिन यू इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसका दिल कई बार अनियमित रूप से धड़क रहा था। तुम मत रो। अनजाने में उसकी आवाज़ भारी हो गई। जू नेनियन बस रोना चाहती थी, वह वास्तव में रोई नहीं थी। उसकी बात सुनकर वह अचानक शर्मा गई, अपना चेहरा ढक लिया और अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। कौन रो रहा है? जिन यू ने उसकी पोल नहीं खोली, बल्कि उसे दिलासा दिया, फैक्ट्री के कर्मचारी महीने में केवल 30 युआन कमाते हैं। आपने लागत में कटौती के बाद एक दिन में दूसरों के लिए 1 महीने का वेतन कमा लिया है। ये तो पहले से ही बहुत था। जू नेनियन जानती थी कि यह सच है, लेकिन वह संतुष्ट नहीं थी। इसके अलावा साधारण फैक्ट्री श्रमिकों की मजदूरी बहुत अधिक नहीं थी। वह जो कमाती थी वह एक साधारण फैक्ट्री कर्मचारी के मासिक वेतन के बराबर ही थी। यह एक किसान की आय से थोड़ा ही अधिक था, जो स्वाभाविक रूप से व्यवसाय चलाने से तुलना योग्य नहीं था। इस युग की बाजार स्थिति में, जहां आपूर्ति मांग को पूरा नहीं कर सकती थी, कोई भी व्यवसाय करके पैसा कमा सकता था। जैसा कि लोग कहते थे, ये बहादुरों के फलने फूलने और डरपोक लोगों के भूखे मरने का युग था। वह प्रतिदिन 30 युआन कमाती थी, जो सुनने में तो अच्छा लगता था, लेकिन उसकी उम्मीदों से बहुत कम था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि इस युग में पैसा कमाना इतना आसान था कि जू नेनियन संतुष्ट नहीं थे।
जिनयू ने आह भरी, उसके गालों को दयनीय रूप से फुलाते हुए देखकर, और अंत में वह खुद को रोक नहीं सका और उसके फूले हुए गालों को चुटकी से दबा लिया। आज तो पहला ही दिन है, आपने इतना कमाकर बहुत अच्छा किया है, और इसके अलावा हालांकि हम व्यस्त रहे हैं, दुकान कभी भी पूरी तरह भरी नहीं रही, केवल आधी ही भरी रही। और चून की दुकान में बहुत सी सीटें खाली थीं, इसलिए उनमें से अधिकांश पर एक व्यक्ति ने ही कब्जा कर लिया। ये केवल इसलिए व्यस्त लग रहा था क्योंकि भीड़ एक साथ उमड़ पड़ी थी। जू नैनियन को अब इस मुद्दे की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि जिनयू ने अभी अभी उसके प्रति एक अंतरंग इशारा किया था। वह अचानक स्तब्ध रह गई। उसके गाल आग की तरह जल रहे थे, गर्म और लाल, खासकर जहां उसने चुटकी काटी थी। वह इतनी घबरा गई थी कि उसकी पलकें कई बार फड़क उठीं। हाँ, उसने अपना गला साफ किया। जिनयू ने आगे कहा, भविष्य में दुकान बहुत व्यस्त हो जाएगी, आपको 2 कर्मचारी रखने होंगे। उन्हें नहीं पता था कि वह सेना में कब वापस लौटेंगे, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि वह पहले से तैयारी कर लेंगी। यदि किसी दिन उसे अचानक जाना पड़े और उसकी मदद करने वाला कोई न हो। लोगों को भोजन करने और भागने से रोकने के लिए जू जिकियांग को काउंटर के पीछे रहना पड़ा। वह उसकी मदद करने के लिए नहीं आ सका। जू नैनियन ने पहले ही रसोई में इस समस्या के बारे में सोचा था। जिनयू ने कहा, आपके पाक कौशल से दुकान का व्यवसाय और भी बेहतर होता जाएगा। रेस्तरां के मामले में भी यही बात थी, यदि भोजन स्वादिष्ट था तो अनेक ग्राहक पुनः वहां आते थे। ये नियमित ग्राहक अन्य ग्राहकों को भी भोजन लाते थे, और यदि उन्हें भोजन स्वादिष्ट लगता तो वे भी नियमित ग्राहक बन जाते थे। समय के साथ व्यापार बढ़ता जाएगा। उसकी पाककला की कुशलता के कारण बहुत कम लोगों को उसका खाना अरुचिकर लगेगा। जिसने भी ऐसा किया वह निश्चित रूप से बहुत ही नखरेबाज था, क्योंकि उसने अपने ग्राहकों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा। जो लोग मसालेदार खाना पसंद करते थे उनके लिए वह अधिक मसाला डालती थी, जो लोग मसालेदार खाना पसंद नहीं करते थे उनके लिए वह कम या बिल्कुल भी मसाला नहीं डालती थीं। अन्य छोटे भोजनालयों में कौन इतनी परवाह करेगा। वे जो भी पकाते थे उसे परोस देते थे, चाहे ग्राहकों की पसंद कुछ भी हो। आखिरकार यह उस व्यंजन का स्वाद था, आप ही थे जिन्होंने इसे ऑर्डर किया था। जिनयू उसे प्रोत्साहित करता रहा, जिससे जू नैनियन विशेष रूप से असहज महसूस करने लगा, और वह लियू युएसू द्वारा लाए गए विरोधाभास से बाहर आ गई। हाँ, उसने लियू युएसू को एक उच्च स्तरीय उत्पाद बनाने का इरादा किया था, इसकी तुलना ऐसी छोटी दुकानों से कैसे की जा सकती है। इसके अलावा लियू युएसू को हर दिन नहीं बनाया जा सकता, नियमित भोजन के विपरीत पेस्ट्री को रोजाना खाने से थकान हो जाती है। वह हर बार उन्हें काफ़ी अच्छी कीमत पर बेच सकती थी, लेकिन ऐसा हर दिन नहीं कर सकती थी। वह लियू युएसू के लिए बाजार का विस्तार करना चाहती थी, लेकिन वर्तमान में कुछ कठिनाइयाँ थीं। एक बार दुकान चलने लगे तो उसकी ऊर्जा सीमित हो जाएगी। व्यवसाय का विस्तार करने के लिए उन्हें बड़े पैमाने पर उत्पादन का रास्ता खोजना पड़ा। यह महसूस करते हुए कि अभी भी बहुत सारे अनसुलझे मुद्दे हैं, जू नैनियन तुरंत इतनी ऊर्जावान हो गई मानो उन्हें एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लगा दिया गया हो। हमें और अधिक प्रयास करते रहना चाहिए। उसने अपना सिर घुमाकर जिनयू से पूछा, वैसे क्या लाभ बंटवारा आपके साथ मासिक आधार पर तय किया जाना चाहिए या इसे त्रैमासिक रूप से किया जाना चाहिए। अपने वित्तीय संबंधों को सुझाने के लिए उसकी अधीरता सुनकर जिनयू ने नाराजगी में भौहें चढ़ाईं, फिर भी वह क्रोधित नहीं हो सका। वार्षिक रूप से जू नैनियन चौंक गया, इतना लंबा। जिनयू ने अपना होंठ थोड़ा ऊपर उठाया, कोई आपत्ति है। नाराज बुजुर्ग जिनका चेहरा खट्टा हो गया। जू नैनियन, नहीं, मैं आपकी बात सुनूंगा। जो व्यक्ति पैसे मांग रहा था वह इतना सक्रिय नहीं था, उसे पैसे लेने में आपत्ति कैसे हो सकती थी। जू जिकियांग ने अपने होंठ भींच लिए और बातचीत में शामिल नहीं हुआ। एक व्यस्त दिन के बाद उन तीनों ने अभी तक रात का खाना नहीं खाया था। जू नैनियन ने दुकान में मक्खन लगे नूडल्स के 3 कटोरे पकाए। मक्खन लगे नूडल्स बहुत स्वादिष्ट थे। यद्यपि उन्होंने इन्हें कल रात ही खाया था, तथा आज पुनः खाते समय तीनों को ये असाधारण रूप से स्वादिष्ट लगे। आज व्यावसायिक शुभारंभ बहुत सफल रहा, इसलिए खुश होकर जू नैनियन ने जश्न मनाने के लिए शराब की एक बोतल भी निकाली, कुछ पश्चिमी रेड वाइन। ये ली किंग शुई का था। जू नैनियन ने जांच की और पाया कि यह सिर्फ साधारण रेड वाइन थी, लेकिन विचार ही मायने रखता था। हालांकि नूडल्स के साथ रेड वाइन का संयोजन अजीब लग रहा था, लेकिन जू नैनियन का जश्न मनाने का मूड खराब नहीं हो सका। उसने 3 साफ छोटे कटोरे लिए, प्रत्येक को ऊपर तक भरा और अपना गिलास ऊपर उठाया। ये हमारे लिए है, आज के हमारे सफल प्रक्षेपण के लिए और धन के आगमन के लिए। जब तक हमारे हाथ दुखने न लगे तब तक पैसा कमाने के लिए। हा 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 हा। जू नैनियन को शराब पीने की इच्छा करते देख उसने उसे नहीं रोका। जू जिकियांग भी बहुत उत्साहित था। उसके जीजाजी सही थे, आज तो बस पहला दिन था, सब कुछ तो बस शुरुआत थी। भविष्य में यह और बेहतर होता जाएगा। जू नैनियन ने खुशी से जू जिकियांग के साथ कटोरे टकराए, फिर मुस्कुराते हुए जिनयू से पूछा, क्या आप नहीं पी रहे हैं?
प्रकाश में जू नेनियन की मुस्कान संक्रामक थी, उसकी मोटी पलकें ऊपर की ओर मुड़ी हुई थीं, फड़फड़ा रही थीं, उसकी चमकदार आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। उसने शर्मीली मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, यहाँ तक कि अपनी पलकें भी झपकाईं। मानो वह अपने आकर्षण से अनभिज्ञ हो, उसकी हर हरकत दिल को छू जाती थी। जिन्यू की आंखें गहरी हो गईं, उसने अपनी आंखों में भावनाओं को छिपाने के लिए अपनी पलकें नीचे कर लीं और उसके साथ कटोरे टकराए। उन चमकदार आंखों में देखते हुए वह बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में ये सब एक साधारण बात में बदल गया। व्यापार करना एक खुशी है। व्यापार करना एक खुशी की बात है, जूनेनियन ने हंसते हुए कहा। उसकी आवाज़ नर्म और मधुर थी, बच्चों जैसी प्यारी, फिर भी एक हुक की तरह, ये दिल को छू सकती थी। अपनी निर्भीकता दिखाने के लिए जूनेनियन ने लाल वाइन का एक पूरा कटोरा लेकर उसे एक ही घूंट में पी लिया। कटोरा रखने के बाद, इससे पहले कि जिन्यू को पीने का मौका मिलता, कटोरा अभी भी उसके होठों पर था। उसने अचानक एक धमाका सुना और देखा कि जूनेनियन मेज पर स्पष्ट रूप से फैला हुआ था। उसकी हरकत इतनी अचानक थी कि इससे न केवल जू जिकियांग चौंक गया, बल्कि मेज भी हिलने लगी। जू जिकियांग हैरान रह गया, मेरी बहन नशे में है। मानो अविश्वास में उसने अपने होठों को एक साथ दबाया, लाल शराब को फिर से चखा और अपना सिर हिलाया। कुछ भी महसूस नहीं किया। वह नशे में नहीं था, जिसका मतलब था कि उसकी बहन को वास्तव में शराब के प्रति कम सहनशीलता थी। जू नेनियन की तुलना में जू जिकियांग ने पाया कि उनमें शराब के प्रति असाधारण सहनशीलता थी। जिन्यू भी वास्तविकता में वापस आ गया, असहाय लेकिन खुश। शराब के प्रति इतनी कम सहनशीलता के बावजूद उसे इतनी निर्भीकता से शराब पीने का साहस किसने दिया? जीजाजी, हम मेरी बहन के बारे में क्या करें? जू जिकियांग ने चिंतित होकर पूछा। उसे लग रहा था कि उसने अपनी बहन की अच्छी देखभाल नहीं की है और काश उसने उसे शराब न पीने दी होती। जिन्यू ने अपने माथे पर मालिश की। उसे घर ले जाने के अलावा और क्या किया जा सकता था? जू नेनियन स्तब्ध होकर सो गई, उसका सिर घूम रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर हवा में लटका हुआ है और खड़े होने के लिए कोई ठोस जमीन नहीं है। वह सहज रूप से किसी भी चीज को पकड़ रही थी जिसे वह पकड़ सकती थी। जिन्यू ने जू नेनियन को वापस उठाया और उसे बिस्तर पर लिटाने ही वाला था कि उसने उसे खींच लिया और वह भी उसके साथ नीचे गिर गया। जू नेनियन का व्यवहार अच्छा था। वह नशे में होने पर भी कोई हंगामा नहीं करता था, बस चुपचाप सोता रहता था। उसके लाल हो चुके गालों और आंखों में आंसू के धब्बे देखकर जिन्यू की हर कोशिका चीख रही थी। जिन्यू उसके सामने पूरी तरह से असहाय था। उसकी संकुचित आंखें उसे मासूमियत से गहरी नींद में सोते हुए देख रही थीं। उस शांत स्थान में वह अपने दिल की धड़कन को अनियमित रूप से धड़कते हुए सुन सकता था, जिससे उसकी लय और सीधे सोचने की क्षमता बाधित हो रही थी। अचानक उसकी बाहों में छोटी लड़की ने अपनी आंखें खोलीं और जिन्यू चौंक गया। जू नेनियन ने उसे एक शरारती मुस्कान दी और उसके करीब आ गई। जिन्यू ने उसकी धुंधली आंखें देखीं और खुशी की लहर महसूस की। लेकिन तभी जू नेनियन ने उसके सिर को गले लगा लिया और उसके सिर के ऊपर थूक के बुलबुले उड़ाने शुरू कर दिए, जैसे कि यह मज़ेदार हो। जिन्यू के पास तुरंत शब्द नहीं बचे। आखिर उसने शराब के नशे में धुत एक महिला से इतनी उम्मीदें क्यों रखीं? क्या वह अपना दिमाग खो बैठा था? असहाय होकर उसने छोटी लड़की को खींच लिया। न्यानियन नशे में धुत जू नेनियन विशेष रूप से जिद्दी थी और जिन्यू द्वारा खींचे जाने के बाद वह अपने सिर से बड़बड़ाने और अपने थूथन को सहलाने लगी, जैसे कि एक छोटा कुत्ता दुलार के लिए इंतजार कर रहा हो। जिन्यू को तब तक धकेला गया जब तक कि उसका धैर्य जवाब नहीं दे गया। असहाय होकर उसने कहा, चलना बंद करो। जू नेनियन ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा। जिन्यू ने अपना माथा पकड़ा और इससे पहले कि वह आह भर पाता, जू नेनियन अचानक फिर से उसके पास आ गया, उसके सिर को पकड़ लिया और बाल खींचने का खेल खेलना शुरू कर दिया। इतनी जोर से खींच रहा था कि उसके सिर की त्वचा में दर्द होने लगा। जिन्यू निराशा की कगार पर था। आखिरकार वह उसे मारना या डांटना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, न ही वह उसके कार्यों को रोकने के बाद उसकी आंखों में दयनीय और पीड़ित नज़र देखना बर्दाश्त कर सकता था। जू नेनियन को जानने से पहले जिन्यू हमेशा सोचता था कि उनमें बहुत आत्मनियंत्रण है। जू नेनियन को जानने के बाद जिन्यू को अचानक एहसास हुआ कि उसका दिमाग सिर्फ दिखावे के लिए था, उसके नियंत्रण से बाहर था। हालांकि जैसे ही शराब का असर हुआ, शू नेनियन शुरू में विनम्र से धीरे धीरे एक पागल औरत जैसी हो गई। उसने मस्ती से उसके बाल खींचे और फिर उसके कपड़े। न्यानियन जिन्यू ने असहाय होकर उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन फिर भी वह एक पिल्ले की तरह अनियंत्रित होकर छटपटा रही थी, अपना सिर उसके कंधे पर रख रही थी और अपने सिर से उसकी बाहों पर थपथपा रही थी, जिससे थप थप की आवाज आ रही थी। हिलना मत, जिन्यू ने गुर्राते हुए कहा। उसे पागलपन की कगार पर महसूस करते हुए उसने उसे कसकर पकड़ लिया। उसके कार्यों से विवश होकर शू नेनियन कई बार छटपटाए। उसने पाया कि वह हिल नहीं सकती और तुरंत दयनीय रूप से रोने लगी। आंसू गिरने से पहले उसकी नम आंखें झपकने लगीं।
जब से उसे इस बात की पुष्टि हुई कि वह वही लड़की है जिनयू ने जीवन भर उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की कसम खाई थी तथा उसे जरा सी भी शिकायत नहीं होने दी थी, अब उसे बुरी तरह से आंसू बहाते देख जिनयू का दिल पिघल गया। उस दिल की इतनी तेज धड़कन ने जिनयू को एहसास दिलाया कि वह सचमुच इस लड़की के प्यार में पड़ गया था। उसके मन में उसके लिए सचमुच भावनाएं विकसित हो गई थीं। उसे रोते हुए देखकर उसने चाहा कि वह उसे वह सब कुछ दे सके जो वह चाहती थी। लो लो, अब और मत रो, उसने उसे प्यार से समझाया और उसके चेहरे से आंसू पोंछे। जू नेनियन अभी भी रो रही थी, उसकी सिसकियां लगातार जारी थीं। उसे ये भी नहीं पता था कि वह क्यों रो रही थी, वह बस मूर्खतापूर्ण तरीके से आंसू बहा रही थी जब तक कि जिन्यू के कपड़े भीग नहीं गए। अचानक एक बच्चे की तरह वह उसके आलिंगन में डूब गई, उससे चिपक गई, उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। जिन्यू दूर नहीं जा सका, वह केवल उसकी पीठ थपथपा सकता था और धीरे धीरे उसे दिलासा दे सकता था। इससे पहले कि वह जू नेनियन को सुला दे, उसे ज्यादा समय नहीं लगा। जिन्यू बिस्तर से बाहर निकलने का अवसर लेना चाहता था और उसने धीरे से उसका हाथ हटा दिया, लेकिन सो रहे जू नेनियन ने शोर मचाया और फिर से उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। इससे जिन्यू को समझ नहीं आया कि वह हंसे या रोए। उसके आज्ञाकारी सोते हुए चेहरे को देखते हुए जिन्यू असहाय होकर हंसा और उसने कामना की कि काश वह जागते हुए भी उसके इतने करीब होती। यह अनिश्चित है कि वह दिन कब आएगा, जाहिर है अभी भी इंतजार करना बाकी था। छोटी लड़की का पीछा करना आसान नहीं था। जब जिन्यू विचारों में खोया हुआ था, उसने उसके ऊपर कंबल खींच लिया और उसकी बांह पर एक निशान देखा। पहले तो उसने सोचा कि यह सिर्फ एक घाव है, लेकिन करीब से देखने पर उसे पता चला कि यह एक चरित्र है। उसकी बांह के अंदर चाकू से एक विकृत डोंग अक्षर उकेरा गया है। इससे जिन्यू की रात की सारी उमड़ती भावनाएं अचानक नीचे की ओर डूब गईं, मानो किसी ने उसके सिर पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी हो, जिससे उसके दिल में जल रही आग बुझ गई हो। जिन्यू की उंगलियों ने बलपूर्वक चरित्र का पता लगाया तो संकीर्ण फीनिक्स आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं। निशान गहरा था क्योंकि चरित्र उभरा हुआ था, जो मांस के वापस उगने से बना था। इससे पता चलता है कि उसने कितनी ताकत से इसे उकेरा होगा। डोंग, एक आदमी का नाम, एक महिला द्वारा अपने शरीर पर एक पुरुष का नाम उकेरना और ऐसा इतने बलपूर्वक करना, इसका क्या अर्थ है? जिन्यू ईर्ष्या महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका और ईर्ष्या अशांत और भारी थी। उस क्षण उसकी गहरी आंखें शांत और गहरी हो गईं। उसके आज्ञाकारी सोते हुए चेहरे को देखकर जिन्यू का दिल कसकर पकड़ लिया गया। तो क्या यही कारण था कि उसने उसे उस छोटी पहाड़ी पर जो कुछ हुआ था उसके बारे में नहीं बताया? क्यों वह उससे हिसाब बराबर करने नहीं आई, या उससे जिम्मेदारी लेने की उम्मीद क्यों नहीं की क्योंकि उसके नाम में डोंग नाम वाला आदमी था? अचानक जिन्यू को अपनी छाती में असहनीय जकड़न महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि शायद उसके पास पहले से ही कोई है जिसे वह पसंद करती है। इस संभावना पर विचार करते हुए जिन्यू ईर्ष्या से पागल हो गया। उसकी छाती दबे हुए क्रोध से जल रही थी। वह जाने ही वाला था, लेकिन उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, उसे कसकर गले लगा लिया और जाने नहीं दिया। वह उसकी थी और कोई भी उसे उससे नहीं छीन सकता था। हालांकि जैसा कि बाद में पता चला, जू नेनियन एक बार फिर नशे में धुत हो गया, जिससे जिन्यू पागल हो गया, लेकिन इससे कुछ लाभ भी हुए। तारांकन, भले ही वह नशे में थी, जू नेनियन की आंतरिक घड़ी अभी भी बहुत सटीक थी और वह सुबह जल्दी उठ गई। मेरे सिर में दर्द होता है। उसने अपनी भौं रगड़ी और अपने सिर के ऊपर लगी मच्छरदानी की ओर देखा। कल रात शराब पीने के कारण वह थोड़ी उलझन में थी। क्या मैं एक घूंट पीने के बाद ही बेहोश हो गई थी? उसे केवल जिन्यू के साथ गिलास टकराने से पहले की ही बात याद थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वह घर कैसे पहुंची। उसने उठने की योजना बनाई और कंबल उठाया, लेकिन तभी जूनेनियन को एक भयानक तथ्य का पता चला। बिस्तर में एक जोड़ी हाथ थे और वे उसकी नहीं थीं। पिछली रात बार में नशे में होने के कारण उसे जिन्यू और जू जिकियांग द्वारा वापस लाया गया होगा। जिन्यू के वहां होने से यह असंभव था कि वह किसी घटिया आदमी के हाथों में पड़ जाए, और यह व्यक्ति संभवतः उसका भाई नहीं हो सकता। तो इन हाथों का मालिक? जवाब खुद ही सामने आने वाला था। जू नेनियन ने पलकें झपकाईं, हाथों का पीछा किया ये देखने के लिए कि वे वास्तव में जिन्यू के चेहरे के थे, और उसने चाहा कि वह तुरंत जमीन पर अपना सिर पटक सके। ये पता लगाने में असमर्थ कि यह क्रोध था या कुछ और, जू नेनियन का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने अपने दांत पीसते हुए जिन्यू का नाम पुकारा। वह नशे में थी, लेकिन वह नहीं था। तभी जिन्यू की नींद खुली। वह बेहोश था और उसने पूछा, तुम जाग रहे हो? उनका लहजा ऐसा था मानो वे किसी सामान्य बात के बारे में पूछ रहे हों, जैसे किसी परिचित से टकराने पर सहजता से पूछ रहे हों कि आप कहाँ जा रहे हैं। लेकिन समस्या ये थी कि वह और वह, विपरीत लिंग के दो असंबंधित वयस्क, एक ही बिस्तर पर जाग गए थे। क्या उन्हें कुछ स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? जिन्यू, उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह जो भी शब्द पूछती थी, वह उसके दांतों के बीच से निकलता हुआ प्रतीत होता था। उसका पूरा शरीर क्रोध से कांप रहा था।
उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह किसी की कमजोरी का फायदा उठाएगा। जिनयू ने अपना हाथ अपने माथे पर रखा हुआ था, उसकी सांसें रुक गई थी क्योंकि वह उसकी बांह के अंदर लिखे शब्द के बारे में सोच रहा था। उनकी आवाज़ सहज और सुस्त थी जब उन्होंने पूछा, क्या आप समझाना चाहते हैं? बकवास, जू नैनियन ने गुस्से से फटकार लगाई, बेहतर होगा कि आप मुझे एक उचित स्पष्टीकरण दें। जू नैनियन बहुत क्रोधित था, अत्यंत क्रोधित। वह अपने अंदर की अजीब सी भावना को ठीक से नहीं बता पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जिस विश्वास पर उसने इतनी दृढ़ता से विश्वास किया था, वह अचानक टूट गया हो। उसने सोचा था कि जिनयू किसी की कमजोरी का फायदा उठाने वाला व्यक्ति नहीं है, उसे तो ये भी लगता था कि वह बहुत अच्छा है। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जब वह नशे में थी तो उसका फायदा उठाने के लिए वह मेल से किस प्रकार भिन्न था। उसने सोचा कि कुछ अपरिवर्तनीय घटित हो गया है। सारे गुस्से से जू नैनियन की आंखें लाल हो गईं, ये कहने में असमर्थ कि उसे अपनी छाती में रुकावट क्यों महसूस हुई, केवल इतना कि यह बेहद असहज था, उसे घुटन महसूस हुई। जिनयू ने जब उसकी आंखों से आंसू गिरते देखा तो उसके दिल में एक दर्द सा महसूस हुआ जो जल्दी ही करुणा में बदल गया। उन्होंने तुरंत समझाया, कुछ नहीं हुआ। कल रात मैं तुम्हें वापस सुलाने ले गया। तुमने तो बस मेरे कपड़े नहीं छोड़े, बस इतना ही। बहुत सरल व्याख्या। जू नैनियन ने भौहें से कुढ़ी, खुद को नीचे देखा और शुक्र है कि उसके कपड़े सही सलामत थे। उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया। लेकिन तुम्हें मेरे बिस्तर में भी नहीं आना चाहिए था, हम तो बस नकली रिश्तेदार हैं। तुम्हारे पास तुम्हारा सच्चा प्यार है और मेरे पास मेरा। इस बिंदु पर जू नैनियन अचानक रुक गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके पास तो काला चांद भी नहीं है। जिनयू की गहरी आंखों में देखते हुए उसने जल्दी से विषय बदल दिया, वैसे भी आपको मेरे बिस्तर में नहीं आना चाहिए। क्या आप अपनी प्रतिष्ठा बर्बाद करना चाहते हैं या नहीं? जिनयू ने उस पर एक नज़र डाली। जिनयू की नज़र में उसकी झिझक छिपाने का एक और रूप प्रतीत हुई। इससे उसे कल रात उसकी बांह पर उकेरे गए शब्द की याद आ गई। जैसे ही उसने इत्मीनान से उसके सामने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए, उसकी गहरी आंखें और गहरी हो गईं। जू नैनियन की आंखें उभर आईं, आश्चर्य से उसका मुंह खुल गया। उसकी उंगली कांप रही थी जब उसने उसकी ओर इशारा किया। कल रात वहां केवल वे दोनों ही थे, वह निश्चित रूप से इतना पागल नहीं हो सकता था कि खुद को मार ले। जवाब उसके सामने स्पष्ट था, जू नैनियन ने मुश्किल से निगला। ऐसा लग रहा था वह तो लाभ उठाने वाली थी। जिनयू ने उसकी ओर देखा, क्या मुझे कल रात जो हुआ उसके बारे में और स्पष्टीकरण चाहिए? उसकी निगाहें इतनी ठंडी थीं कि जू नैनियन को ऐसा लग रहा था जैसे एक और शब्द उसे उसकी बर्फीली निगाहों से जकड़ लेगा। जब गलत व्यक्ति वह स्वयं निकली तो शू नैनियन के मन में जो थोड़ा बहुत गुस्सा था वह तुरंत ही नकारात्मकता में गायब हो गया। क्यों? तुमने मुझे दूर क्यों नहीं धकेला? जब मैंने दुर्व्यवहार किया तो क्या आप अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे बेहोश नहीं कर सकते थे? ऐसा बोलते हुए जू नैनियन को अचानक साहस मिला और वह सीधा खड़ा हो गया। हाँ, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुम्हारा क्या कर सकता था? जिनयू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, वह सचमुच बहुत तेज तर्रार थी। हाँ, अगर वह ऐसा नहीं चाहता तो कोई भी महिला उसके साथ इतनी बोल्ड नहीं हो सकती थी। लेकिन समस्या ये थी कि वह ऐसा चाहता था, लेकिन वह ये नहीं कह सका। जिनयू एक पल के लिए चुप हो गया। उसके पतले होठों से निकले शब्दों ने जू नैनियन को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कहा, आपने मुझे बेईमानी से धमकी दी। बोलते हुए उसने लापरवाही से रजाई का एक कोना अपने ऊपर खींच लिया। इस बात से चिंतित कि शायद वह समझ नहीं पाएगी, वह उसके कान के पास झुककर धीरे से उसे समझाने लगा। उसकी बड़बड़ाहट सुनकर जू नैनियन को ऐसा लगा जैसे साफ आसमान से बिजली का एक बोल्ट उस पर गिर पड़ा हो, जिससे वह झुलस गई और अस्त व्यस्त हो गई। वह बिस्तर पर लेटा हुआ अपनी स्थिति बनाए रखा। उसकी गहरी आवाज़ उसके ऊपर से फूट पड़ी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की औरत हो। जू नैनियन ने अचंभित होकर अपना मुंह खोला। वह समझाना चाहती थी लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि कैसे। अरे, कौन उसे बता सकता था कि नशे में होने से वह अचानक इतनी पागल क्यों हो जाती है? इतना साहसिक कार्य करना। जू नैनियन को रोने जैसा महसूस हुआ। हे भगवान, वह तो तुरंत ही मौके पर ही आत्महत्या का एक जटिल रूप अपनाना चाहती थी। इतने से संतुष्ट न होकर जिनयू अचानक उठकर बैठ गया और उसके कान के पास झुककर मानो गुस्से से उससे पूछ रहा हो, ऐसी स्थिति में मैं कैसे विरोध कर सकता था? अचानक आवाज बढ़ने से जू नैनियन चौंक गई। उसकी पनीली आंखें उसे देख रही थीं, उसकी अभिव्यक्ति आंसुओं के कगार पर थी। मैं कल रात नशे में थी।